Good morning, all. Welcome to Learners Academy. It's finally started. So, miscellaneous exercise on chapter number 6, application of derivatives is the topic for today. We are to start the exercise. अब इसमें तो सारे क्वेश्चंस है फ्रॉम ऑल द 5 टॉपिक्स. सारे 5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं 5 एक्सरसाइज के. बट अभी के लिए अपन 6.1 रेट ऑफ चेंज 6.2 राइट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंड देन 6.3 6.4 अभी के लिए स्किप करेंगे, फिर बाद में उठाएंगे. और फिर 6.5 के तो उठाने हैं ही. मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 6.5 के ही मिलेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करें. तो जिसमें पहला क्वेश्चन ये आप देख पा रहे हो 6.4 का है, अप्रोक्सीमेशन का है. तो वो अभी एक बार के लिए स्किप करते हुए चलेंगे, फिर बाद में आएंगे. उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, बाद में आएंगे, आपके लिए आएंगे. ठीक है, और आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो दोबारा. हाँ, मतलब थोड़े टाइम के बाद, है ना. चलो, एग्जाम के बाद कभी भी ज्वाइन कर लेना जब आपको मन करे. चलो, तो पहला क्वेश्चन तो अभी स्किप करना है बिकॉज इट इज फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन. सेकंड क्वेश्चन मैक्सिमम मीनिंग का साफ साफ दिख रहा है कि एक फंक्शन है मेरे पास, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आती है, यानी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ठीक है ना. शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस हैज मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एट एट व्हाट एक्स इक्वल टू. तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया. दैट मीन्स आपको प्रूव करना है कि इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होगा. समझ गए. तो वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे. चलो, फंक्शन गिवन है, तो अभी अभी मैक्सिमम मिनिमा अपन ने किया है हाल ही में, तो उसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं सब जानते हो आप. ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले का टॉपिक है, कल ही कभी भी खत्म हुआ है. तो मैं विथआउट स्टेप्स चल रहा हूँ अभी, क्योंकि आप जानते हो कि इसके प्रॉपर स्टेप्स क्या है. पहले गिवन फंक्शन हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट. सो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बोलो क्या होगा, लॉग एक्स बाय एक्स है तो यू बाय वी टाइप का फंक्शन है. तो करो डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर, देन आ जाओ ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ 1/x. और पहला फंक्शन दूसरा नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, देन माइनस, फिर उसके बाद एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1. सॉल्व करें आगे फर्दर तो एक्स एक्स कट भी गया. 1 माइनस लॉग एक्स बन जा लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेटिव. नाउ व्हाट वी विल डू, पुटिंग दिस एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट. तो जैसे मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगा तो एक्स स्क्वायर तो 0 हो ही जाएगा. ठीक है, सो इट्स लाइक 1 माइनस लॉग एक्स की वैल्यू 0. तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग एक्स की वैल्यू 1. और 1 को लिख सकते हो आप लॉग ई, यस और नो. 1 को आप क्या लिख सकते हो, लॉग ई. या फिर चलो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा दिया हमने, तो ई की पावर 1 यानी कि ई. ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको लॉग ई लिख दिया आपने तो एक्स की वैल्यू ई. कैसे भी लगा सकते हो, समझ आया. कुल मिला के एक्स की वैल्यू ई आ गई. इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. एक्स इक्वल टू ई इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट. कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लो. आप नहीं पूछोगे तो आई विल अज्यूम कि आपको समझ में आ गया. बोलो, चले आगे. तो क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया, लेकिन अभी क्रिटिकल पॉइंट तो वो भी दे रहा था, लेकिन ये मैक्सिमा या मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा. सो अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, सो वी हैव पहले एफ डैश एक्स क्या है वो लिख देते हैं. सो वी हैव एफ डैश एक्स इक्वल टू, बोलो क्या है, कहाँ है, ये रहा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो करना पड़ेगा इसका, जैसा करते हैं करो. सो अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, बोलो एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर 4, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो -1/x इंटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज. ओके, देन माइनस ऊपर वाला फंक्शन 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का 2x. ठीक है, पहले ऊपर वाला ये वाला फंक्शन एज इट इज और माइनस लॉग इसका ये हो गया, फिर ऊपर वाला एज इट इज. ठीक है, ओके चलो सॉल्व करो. तो एक्स से ये स्क्वायर कट गया, -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स. ठीक है, अब 2x -2x हो गया ये, है ना. -2x को आप 1 माइनस लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करो तो -2x इंटू 1 -2x, देन -2x इंटू माइनस लॉग एक्स इज +2x इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4. चलो आगे सॉल्व करो तो -x -2x इज -3. तो पहले ये लिख दूं, एक काम करते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं. तो एक्स कॉमन ले लिया तो इट्स लाइक 2 लॉग एक्स. पॉजिटिव में से 2x लॉग एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया तो 2 लॉग
टू लॉग एक्स, और -3x में से x लिया तो -3 होल डिवाइडेड बाई x⁴, एक x कट जाएगा ये वाला, x³ टाइम्स, सो फाइनली इट इज 2 log x -3 डिवाइडेड बाय x³। अब ये मिनिमा या मैक्सिमा विल डिपेंड ऑन x, तो x की वो क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू डाल देंगे और देखेंगे मैक्सिमा की मिनिमा, ठीक है ना। एंड एफ डबल डैश एक्स के बाद अब आप निकालने वाले हैं एफ डबल डैश एक्स की क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू क्या आई थी, ई, तो ई डाल दूं जहां जहां एक्स है, सो इट्स लाइक 2 log e -3 बाय ई का क्यूब, व्हाट इज log e, 1, सो 2 into 1 2 -3 डिवाइड बाय ई क्यूब, 2 - 3 is -1, -1 बाय ई क्यूब, बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, बिकॉज ई तो पॉजिटिव नंबर है, उसका क्यूब करेंगे अगेन पॉजिटिव, ई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट पता है ना 2.78, यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर 2.78, उसका क्यूब करेंगे एक पॉजिटिव नंबर, -1 से डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0, सो यू कैन सी एफ डबल डैश ई लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ हेयर एफ डबल डैश ई, एफ डबल डैश ई इज लेस देन 0, ठीक है ना। सो वी कैन कंक्लूड दैट x इक्वल टू ई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये प्रूव करना था कि इस फंक्शन का मैक्सिमा वाला पॉइंट ये है, हैंस प्रूव्ड। उसी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख देना, हैंस वी कंक्लूड दैट दैट दिस गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू ई, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इट वाज एन इजी वन, था आपका मैक्सिमम मिनिमा का, लेकिन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चले नेक्स्ट, चलो कर देता हूँ डिलीट, जो इजी क्वेश्चन है उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे अभी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है पहले तो आइडेंटिफाई करो, द रेट ऑफ चेंज पकड़ लिया, अच्छा 3 cm/s से पकड़ लिया, ठीक है। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। देखो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो तरीके की साइड्स होती है, तो एक तो इक्वल साइड्स और एक नॉन इक्वल साइड्स, तो जो नॉन इक्वल साइड्स है उसको बेस बोलते हैं, जो नॉन इक्वल साइड उसको क्या बोलते हैं, बेस। लेट्स से इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बना भी देते हैं लग याद, इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये जो इक्वल साइड्स हैं ये तो ये वाली हो जाएंगी, लेट्स से ए बी सी इज द ट्राइंगल, तो इक्वल साइड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, ए बी एंड ए सी, और जो नॉन इक्वल साइड्स है वो क्या हो जाएगी, बी सी, तो जो नॉन इक्वल साइड है उसको बेस बोलते हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू बी हो गई, बेस बी दे रखा है, यानी बी सी की जो वैल्यू है वो स्मॉल बी यूनिट्स हो गई, इतने लंबाई है उसकी, बी यूनिट्स लंबाई है, ओके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, आर डिक्रीजिंग एट द रेट, अब ये जो बी है ना ये धीरे धीरे कम हो रहा है इस स्पीड से, बी की स्पीड कम होने की है ना डीबी बाय डी टी, कितना है, गलत, -3, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो फिर 3 नहीं लिखेंगे, -3 लिखेंगे, यही बस छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी लिख भी देंगे ढंग से। अब ये क्या कह रहा है, जब ऐसा हो रहा है तो हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीज, तो ऑब्वियसली ये कम होता जा रहा है तो एरिया भी कम होता जा रहा है, जैसे चौड़ाई में कम होता जा रहा है, तो वो कम जब हो रहा है तो एरिया कितनी स्पीड से कम हो रहा है वो पता लगाओ, और फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता था, याद है भाई, एक तो रेट ऑफ चेंज पूछता था और एक रेट ऑफ चेंज एट पर्टिकुलर पॉइंट पूछता था, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दे रखा है, व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, ऐसे जब ये कम हो रही है कम हो रही है तो कम होते होते ये एक मोमेंट पे इक्वल साइड्स के बराबर होगी, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका होगा एक जगह, वो दोनों तो बराबर थी, और ये कम हो रही है, ये अभी तो अनइक्वल है इससे, अभी तो ये इससे ज्यादा है तो ये अनइक्वल है, फिर ये कम होती 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 एक पॉइंट पे उन दोनों के बराबर होगी, समझ गए नहीं समझे, भाई देखो ये इक्वल साइड्स है ना, और ये अनइक्वल साइड्स है, तो ये अनइक्वल साइड्स अभी तो इक्वल साइड से बड़ी है, ये कम हो रही है, कम हो रही है, तो एक मोमेंट पे ये उनके बराबर भी होगी, जब वो उनके बराबर होगी तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका होगा, वो दोनों तो पहले बराबर थी, ये भी उनके बराबर हो गए, तो उस मोमेंट पे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका होगा, तो उस मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है, वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दे दिया उस मोमेंट में, तो हम क्या करते हैं कि इसकी बेस अगर अपने को बी गिवन है, तो जो इक्वल साइड से उसको अपन ए मान लें, चलेगा, ये चाहो तो एक्स भी मान सकते हो, एक्स मान लो चलो, ठीक है, जो ये तो बेस है, फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो जो ये अनइक्वल साइड्स हैं इसको चाहो तो ए भी मान सकते हो या फिर एक्स भी मान सकते हो, बोलो क्या माने, एक्स माने, ओके, सो ये अनइक्वल साइड्स हो गई हमारी, इक्वल साइड्स हो गई हमारी एक्स, ठीक है। अब देखो जब एरिया की बात हो रही है तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, वो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही साइड होती है ए, यहाँ तो दो है ना, एक तो इक्वल और एक अनइक्वल, हम्म, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया
कोई फॉर्मूला नहीं है, हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तीन साइड्स गिवन हो गई ना, एक्स एक्स भी, तो क्या लगेगा, हीरोन्स फार्मूला। तो चाहो तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल लो, नहीं तो एक लॉजिक और है वो भी मैं बता देता हूँ, चाहो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। एक एरिया निकालने का, हम क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए एक अल्टीट्यूड बना देंगे। क्या बना देंगे, अल्टीट्यूड। अब ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने अल्टीट्यूड बनाया तो वो मीडियन भी होगा, वो अल्टीट्यूड मीडियन भी होगा, वो सामने वाली साइड्स को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में होगा, है ना। और वो अल्टीट्यूड भी दो इक्वल साइड्स के बीचों बीच से निकलना चाहिए, तब ऐसा होगा। मान लो यहाँ से निकालोगे अल्टीट्यूड, तो फिर यहाँ से तो ये इसको बाइसेक्ट नहीं करेगा, देखो नीचे आ रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अल्टीट्यूड अगर आपने इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से निकाला है, बेस पर डाला है, तो इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, यानी कि वो मीडियन का काम भी करेगा। तो ये मीडियन भी बन गया। तो ये मीडियन बन गया, तो यानी कि ये बी से लेके पी और पी से लेके सी बराबर होगा, बीपी बराबर पी सी। तो ये बी था तो ये पी बाय टू, और ये भी, ये टोटल बी था ना, तो ये भी बी बाय टू और ये भी पी बाय टू। समझ आया। चलो, तो स्टार्ट करते हैं एक बार क्वेश्चन। हमको बेस गिवन है, बेस ऑफ द मेन मेन स्टेप्स, मेन मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी ये गिवन है, फिक्स है वो, है ना। फिक्स्ड बेस लिख देता हूँ ताकि हम पूरे क्वेश्चन में उसको एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिक्स्ड बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट इज बी सी इक्वल टू बी, ये तो गिवन है, तो गिवन है। और वो अजम्पशन है, लेट लेट द इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम भी लिख देंगे, ट्रायंगल एबीसी। लेट द इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दैट इज कौन कौन सी इक्वल साइड्स, ए बी इक्वल टू ए सी, इसको हम मान लेते हैं बी एक्स यूनिट्स, वो बी यूनिट्स। ठीक है, ये एक्स मान लिया, वो बी हो गया। अब एरिया निकालने के पर्पज से हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया ना। नाउ वी ड्रॉ, वी ड्रॉ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये क्यों किया, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड एरिया ट्राइंगल एबीसी। डन। चलो, तो जैसे मैंने अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, सो वी नो दैट करके लिख देंगे, इट इज द मीडियन ऑल्सो, वी नो दैट अल्टीट्यूड, मीडियन लिख लो या बाइसेक्ट्स करके लिख लो, अल्टीट्यूड एपी बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स द बेस बीसी। ठीक है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो क्यों, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हो, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी बीपी बराबर पी सी। ठीक है, अल्टीट्यूड एपी बाइसेक्स द बेस बीसी। तो जैसे ही इसको बाइसेक्ट करेगा तो बीपी और पीसी, सो बीपी और पीसी की वैल्यू बी बाय टू हो जाएगी। सो बीपी बराबर सीपी बराबर बी अपॉन टू यूनिट्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ओके, अब इस b और इस x में रिलेशन चाहिए तो आप पाइथागोरस लगा दो किसी भी ट्रायंगल में, चाहे से इसमें चाहे से इसमें, तभी इस b और x का रिलेशन निकलेगा। ठीक है, सो नाउ इन ट्रायंगल कौन से में लगाएं, हम इस वाले में लगा देते हैं, लेफ्ट साइड वाले में। नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी परपेंडिकुलर था वो, तो एंगल ए पी बी 90 डिग्री है, बोलो। सो यूजिंग पाइथागोरस वी हैव, using Pythagoras theorem we have, वी हैव, बोलो किस किस का स्क्वायर क्या क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमको इन दोनों में रिलेशन चाहिए, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, बोलो। ए पी की बोलो क्या, एक बार बोलो, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, राइट। सो ए पी तो मुझे नहीं पता, पता है क्या, ए पी नहीं, हाइट तो मुझे नहीं पता ना, तो ए पी को हाल फिलहाल ऐसे कैसे छोड़ दो। बीपी तो पता है आपको, क्या, बीपी यानी बी बाय टू लिखा है ना भी आपने, बी 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 बाय टू का स्क्वायर, और ए बी भी पता है एक्स, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से ए पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी एंड एक्स आ जाएगा, ए पी स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर, एलसीएम लूंगा तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय फोर। तो ए पी की वैल्यू हो जाएगी, हाइट की वैल्यू हो जाएगी, जो अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, रूट लगाऊंगा, रूट ऑफ फोर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय, तो फोर का रूट सॉल्व हो जाएगा,
तो इट्स लाइक 4x² माइनस बी स्क्वायर इन द न्यूमरेटर एंड 4 का रूट 2, और प्लस और माइनस है लेकिन हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एपी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बी। अब एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो बेस तो हो जाएगा बी, और अल्टीट्यूड अभी अभी हमने निकाल लिया, और फिर उसकी रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे। इतना हो गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक अपन ने लिखी है कि बेस कम हो रहा है विद द रेट ऑफ -3, तो वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट रेट ऑफ डिक्रीज गिवन है अपने को। क्या गिवन है? रेट ऑफ डिक्रीज, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फिक्स्ड बेस बी, ये गिवन है। फिक्स्ड बेस बी कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अपन इसको मैथमेटिकली लिखे तो क्या लिखेंगे? दैट इज फिक्स्ड बेस बी है, dB/dt क्या है? डिक्रीज है तो -3। ये हो गया मैथमेटिकल इंप्लीकेशन इसका। इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको काम में लेंगे हम। ठीक है, अब एरिया की बात करें और फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात करें, है ना। सो पहले चाहो तो पहले एरिया निकाल लेते हैं, ये कहीं पर भी लिख लो, मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है हम यहीं लिखें, इसका ऐसा कोई रोल नहीं है कि इधर ही इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको पहले भी लिख सकते थे, अभी एक दो स्टेप के बाद भी लिख सकते थे, बट ठीक है, याद आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। अब एरिया निकालें। एक्चुअली वहां पे जैसे अल्टीट्यूड निकाला है ना अपन ने, तो अल्टीट्यूड के जस्ट बाद एरिया लिखना चाहिए, ताकि ये कनेक्ट हो जाए कि हमने अल्टीट्यूड क्यों निकाला है, एरिया निकालने के लिए अल्टीट्यूड निकाला है। तो एक काम करता हूँ मैं, एरिया फिर यहीं लगा देता हूँ, है ना। लगाऊं एरिया? सो एरिया ट्राइंगल ABC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अंडरस्टूड है। तो हाफ इंटू बेस हो जाएगा BC, और हाइट हो जाएगी मेरी AP। तो BC की वैल्यू तो B है, हाफ इंटू बी, और अल्टीट्यूड अभी अभी निकाला हमने, क्या है निकला? रूट ऑफ 4x² माइनस बी स्क्वायर ऑल डिवाइड बाई 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो B/4 तो बाहर रह गया, इंटू रूट ऑफ 4x² माइनस का B²। ये हमारा फाइनल एरिया आ गया। अब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया चाहिए, तो लेट से एरिया को मैं ए ले लेता हूँ। एरिया को क्या ले लेता हूँ मैं? ए। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए चाहिए आपको। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज गिवन बाय, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही होगा वो तो, है ना, लिखने की जरूरत भी नहीं है। इज गिवन बाय DA/dt कहेंगे हम इसको, पहले एरिया लिख देते हैं ना। तो इज गिवन बाय DA/dt, यहाँ लिख देता हूँ DA/dt, ये चाहिए आपको। सो एक बार एरिया लिख देता हूँ। क्या है? वी हैव ए इक्वल टू क्या था बताओ? B/4, B/4 आगे क्या था? अंडर रूट 4x² माइनस B², अंडर रूट 4x² माइनस B²। जहां पे B तो फिक्स है, तो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? x के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो x के अकॉर्डिंग चलाएंगे, और B फिक्स है ना। हम्म या B के अकॉर्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे इसको? DA/dt करते हैं। अगर हम DA/dt, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे या विद रेस्पेक्ट टू B करेंगे, ये है सवाल। विथ रेस्पेक्ट टू B करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो dB/dt दे रखा है ना। समझ आया? यहाँ तो dB/dt, यहाँ पे x के बारे में तो कुछ दे ही नहीं रखा। x तो पॉइंट है, वहां पे B=x, तो यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t चलेगा, है ना। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। वी हैव, तो उसको मैं लिख दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी हैव DA/dt इक्वल टू, तो आप 1/4 को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ब्रैकेट लगाओ, बी बाहर है और फिर ये चेन रूल लगाओ, तो बी का डेरिवेटिव 1 इंटू ये एज इट इज, ये एज इट इज। ओके, ओके। अरे चेन रूल लगाओ ना बेटा, चेन रूल तो लगा, बी का डेरिवेटिव 1 और ये एज इट इज, ठीक है। प्लस अब बी एज इट इज और उसका डेरिवेटिव कराओ, तो 1/2 रूट 4x² माइनस B² इंटू अंदर वाले का फंक्शन का डेरिवेटिव करो। अब अंदर वाले फंक्शन में हमको 4x² का करना है कि B² का? हमको B² का करना है, तो 4x² तो 0 हो जाएगा, और माइनस B² का क्या हो जाएगा? -2B। ठीक है,
और ये तो विथ रेस्पेक्ट टू बी कर दिया हमने, जबकि हमको टी करना था, तो इंटू डी बी बाय डी टी, इंटू डी बी बाय डी टी की वैल्यू वहां से ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे। समझ आया? इंटू डी बी बाय, चलो इक्वल टू, इसको सॉल्व करो पहले, 1/4 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा √4x² माइनस का b² प्लस इसको सॉल्व करो तो 2 से 2 कट गया और प्लस माइनस माइनस हो गया ये, माइनस b² ऊपर रह गया, ठीक है, माइनस b/b² डिवाइडेड बाय √4x² माइनस का b² इंटू डी बी बाई डी टी की वैल्यू ऊपर से लिख दूंगा मैं -3 और सामने मेंशन कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। डन। चलो जी नेक्स्ट पेज पे आओ, इधर 4, इसको रूट को एलसीएम ले लूँ मैं, 1/4 इंटू -3 पहले कर दो तो -3/4, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो -3/4 और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा √4x² माइनस का b²। चलो जी पीछे चलो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कट जाएगा, 4x² माइनस b² ही रह जाएगा, 4x² माइनस b² ही रह जाएगा, एंड देन फिर आगे क्या है, माइनस का b² एज इट इज। चलो बढ़ो आगे, तो -3/4, ये 4x² माइनस 2b² प्लस क्यों माइनस माइनस, 4x² माइनस b² मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कॉमन देके 4 से काट दो तो -3/4 इंटू वहां से 2 कॉमन लिया तो 2x² माइनस b² और डिवाइडेड बाय √4x² माइनस b², 2 से 1, 2 से 2 टाइम, तो फाइनली इट इज -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x² माइनस b² डिवाइडेड बाय √4x² माइनस b²। ये रेट ऑफ चेंज है। अब ये रेट ऑफ चेंज कब चाहिए, जब x बराबर b हो, अनइक्वल साइड और इक्वल। देखो उसने क्या कहा था, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इतना करने के बाद, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना, व्हेन, कब, व्हेन इक्वल साइड्स, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, आर इक्वल टू बेस, ये वाला रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय, इस रेट ऑफ चेंज को हम कैसे लिखेंगे, इज गिवन बाय डी ए बाय डी टी, डी ए बाय डी टी व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी एक्स बराबर बी, तो हमने विथ रेस्पेक्ट टू बी किया था बी बराबर एक्स, मीन तो ये है ना, हमने विथ रेस्पेक्ट टू बी किया था, इसकी वैल्यू कुछ डाल रहे हैं अपन बी बराबर एक्स, ठीक है ना, तो यानी कि इसके अंदर बी और एक्स बराबर कर दें, बी कर दें, सबको बी कर दें अपन, है ना, एक्स एक्स किसी को भी ना रहने दें, सबको क्या कर दें, नहीं सबको एक्स कर दें, सबको एक्स कर दें, बी तो वेरिएबल था, है ना, बी बराबर एक्स है ना, बी की वैल्यू एक्स डालनी है, ठीक है, तो -3/2, तो सबको एक्स करना है तो 2x² ऑलरेडी सेम है, बी की जगह भी एक्स करेंगे तो ये भी x² हो जाएगा, हो जाएगा, और नीचे आ जाओ, √4x² और उस बी को भी हम एक्स करेंगे तो ये भी x² हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दें। हाँ। हम्म। अपन ने डिफरेंशिएट बी को किया, एक्स को तो किया नहीं है। अब सपोज करो मैंने कहा कि आप है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालो जब रेडियस 3 हो, सपोज करो मैं से पूछता कि रेट ऑफ चेंज तब निकालो जब रेडियस 5 हो, रेडियस 7 हो, तो आप r बराबर 5, r बराबर 7 ऐसे ही तो लिखते हैं, तो अब मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ चेंज निकालो जब b बराबर x हो, ठीक है, इसको कोई वेरिएबल क्वांटिटी, इसको कांस्टेंट क्वांटिटी मानो 3 मानता, तो आप b की जगह 3 डालते हैं, अभी वो b की जगह 3 नहीं हो, b की जगह x है। समझ आया? उल्टा अलग कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ बी आना चाहिए, आप सही कह रहे हो, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें फिक्स्ड क्वांटिटी उसने क्या दे रखी है, बी, तो फिर हमने डिफरेंशिएट भी गलत कर दिया ना इसका मतलब तो। हम्म, चलो एक बार देखते हैं, चलो सॉल्व करो, पीछे देखते हैं आंसर, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं, चेंजेस कर लेंगे। -3/2 ये क्या हो जाएगा, x² और ये 4x² माइनस x², 3x² का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3x, तो x से ये स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक है,
और ये √3 से ये √3 टाइम्स भी कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -√3/2x। अब x तो हमने माना था, सही बात है, तो इसको तो सबको b लिखना पड़ेगा। तो -√3 बी आ रहा है क्या आंसर, देखो। बी √3 ओनली, डिवाइडेड बाय 2 नहीं आ रहा। b√3 आ रहा है ओनली। क्या गलती कर दी, चलो वो तो x को तो b में चेंज कर देंगे, लेकिन कुछ ये 4 की गलती है। चेक करो क्या गलती है। 1/2 इंटू बेस क्या है, BC इंटू हाइट, तो 2 2 4 तो होगा ही होगा, b/4 ही आएगा यहाँ तो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन सही किया गया, 1/4 बाहर, b का डेरिवेटिव ये, इसका ये, प्लस देन क्या किया हमने, b एज इट इज लिख दिया। कहाँ, माइनस से ही तो हो रहा ना, फिर मल्टीप्लाई करके -3/4 कर दिया था ना नेक्स्ट स्टेप में। ये रहा। 1 इंटू 4x² माइनस b² एज इट इज लिख दिया। b का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस b एज इट इज लिख दिया, फिर इसका डेरिवेटिव ये कर दिया, और -b² का -2b कर दिया, 2 से 2 कटा, तो -b² यहाँ बचा। तो 4x² -b² -b² -2b² हो गया, एंड देन -3/4 बाहर है ही सही, यहाँ से 2 और कॉमन ले लिया, तो 2x² -b² -3/2 बचा। नाउ हमको x को b रखना है। इसको तो एक बार सही करो, x को b रखो। at x equal to b, so it's like -3/2। x को b रखेंगे तो 2b² -b², 4b² -b² का रूट -3/2 इंटू 2b² -b² इज b², और ये 3b² का √3b, b से स्क्वायर गया, और √3 से ये √3 गया, तो यही आंसर आना चाहिए, -√3/2b। और पीछे क्या रहा है, ओनली माइनस, ओनली क्या रहा है। हाँ वो तो माइनस में तो इसलिए नहीं है, रेट ऑफ डिक्रीज पूछा ही है ना, देखो, रेट ऑफ हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो जब डिक्रीज हटा देंगे तो डिक्रीज हटा देंगे, रेट ऑफ चेंज लगा देंगे तो माइनस है। लेकिन इस 2 का पंगा पड़ रहा है ना, 2 क्यों बच रहा है हमारा, इसका पंगा पड़ रहा है ना। हम्म 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 हाफ इंटू BC इंटू हाइट ऐसे तो निकाला है, तो हाफ इंटू BC को तो B लिया है, और हाइट अपन ने यहाँ से निकाल ही ली थी, और हाफ करना ही पड़ता है, तो b/4 तो आएगा ही आएगा। b/4 को फिर डिफ्रेंशिएट किया, तो इसलिए 1/4 को बाहर रख दिया हमने। कुछ गलती दिख नहीं रही यहाँ तक तो। चलो एनीवेज इतना नोट डाउन कर लेना आप, उसके बाद देखता हूँ मैं कहीं से इसका कोई सॉल्यूशन मिलता है क्या, तो अब अगर मान लो इसके हिसाब से कंक्लूजन करें तो क्या कहेंगे हम। सो सो रेट ऑफ जैसे ये तो हमने देखो क्या लिखा है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज, क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज। उसने पूछा है सवाल रेट ऑफ डिक्रीज में, तो जैसे मैं रेट ऑफ चेंज को रेट ऑफ डिक्रीज में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, अभी चेंज लिख रहा हूँ इसलिए माइनस साइन लगाने। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एरिया
ठीक है ना, विल बी इक्वल टू -√3/2 b स्क्वायर यूनिट्स पर सेकेंड, और माइनस फिर लगा दिया मैंने, माइनस हटा दो, √3/2 b टाइम्स स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, एरिया है तो पर सेकेंड। इसके हिसाब से तो ये आंसर, ये कंक्लूजन बनता है। फिर देखते हैं भी इसमें टू क्या क्या पंगा है ना। चलें अभी आगे आगे। ठीक है, चलो इसको मैं कर दूं एक बार के लिए तो डिलीट। ये इसको सेव कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। इसको मैं कहीं सेव कर देता हूँ ताकि इसी के आगे से फिर हम इसको शुरू कर सकें। पहला पेज ये था। 3 पेज हैं टोटल। 1 1 2 3 करके सेव कर देते हैं। 1, देन सेकंड पेज सेव, 2, देन थर्ड पेज, ये लास्ट पेज है, सेव, 3। ठीक है, ओके चलो अब कर देते हैं डिलीट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, वही थर्ड एक्सरसाइज आ गई है, ये ओमिट करना है भी आपको, है ना। फोर्थ में क्या करना है, ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फोर्थ थर्ड एक्सरसाइज में से। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ तो ये था ना। सिक्स्थ में क्या है, फाइंड द इंटरवल्स, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया। अगेन एक फंक्शन गिवन है, उसकी इंक्रीजिंग वाली और डिक्रीजिंग वाली इंटरवल आपको पता करनी है। तो वही डिफरेंशिएशन करना, इंटरवल्स बनाना, किस में ग्रेटर है किस में लेस देन है। ठीक है, दिस इज द गिवन फंक्शन। क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब कुछ डोमेन गिवन नहीं है, तो डोमेन यहाँ पे एनी रियल नंबर माना जाएगा। एक्स का कोई डोमेन गिवन नहीं है ना, एक केस इंटरवल में बात हो रही तो एनी रियल नंबर। ठीक है, सो क्या कर दूंगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एफ डैश एक्स। बताओ, नीचे वाले का 2 + cos x का तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ो। पहले वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करूं मैं, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो 4 sin x का बोलो, -2x का बोलो, एक्स कॉस एक्स में फिर चेन रूल लगेगा। एक्स कॉस एक्स में चेन रूल लगाओ, तो एक बार माइनस साइन यहाँ पे छोड़ देता हूँ। एक्स कॉस एक्स में चेन रूल लगाओ, ब्रैकेट में जाके एक्स का डेरिवेटिव 1 × cos x एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, और cos x का -sin x। ठीक है, हो गया ना। ये तो ऊपर वाले फंक्शन का अभी तक पूरा डेरिवेटिव हुआ है। ओके, ब्रैकेट लगाऊं एक, इनटू नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन यानी ये 2 + cos x एज इट इज। ठीक है, माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, 4 sin x -2x -x cos x, इनटू नीचे वाले फंक्शन 2 + cos x का डेरिवेटिव होता है, तो 2 का तो 0 होगा, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin x, यानी इसको -sin x से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। चलो आ जाओ। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को अंदर से अंदर सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई करो। तो इस एक्सप्रेशन को अल्फा लिख दो, 4 cos x -2 माइनस, ब्रैकेट खोल दो तो -cos x, और फिर ये क्या हो जाएगा, -x sin x, और माइनस बाहर भी है तो +x sin x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 cos x से, तो इसको भी सॉल्व कर दो। 4 cos x -cos x कितना हुआ, 3 cos x, तो इसको 3 लगा दूं और इसको हटा दूं, 3 cos x -2 हो गया ये, और इसको भी पास ले आओ, +x sin x। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, किससे, 2 + cos x से, उसको तो करा दो मल्टीप्लाई। माइनस आ जाओ, तो देखो ये माइनस है ये माइनस है, तो प्लस कर दें। अब बस मल्टीप्लाई करना है किसको, साइन एक्स से सबको, तो 4 sin x × sin x 4। ठीक है, -2x इंटू साइन एक्स इज -2x sin x। डन, क्या, क्यों, ये माइनस माइनस प्लस पहले ही कर दिया ना, ये तो दोनों प्लस हो गए मानो। अब तो केवल साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो -2x sin x, देन फिर -x sin x cos x, -x sin x cos x, और डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, अब होल 1 to 1 इसको भी मल्टीप्लाई करो, सो 3 cos x इंटू 2 6 cos x,
3 cos x इंटू कॉस एक्स, 3 cos² x, -2 × 2 माइनस का 4, -2 इंटू कॉस एक्स इज -2 cos x। आगे बढ़ो, x sin x इंटू 2 करो तो 2x sin x, एंड फिर x sin x इंटू कॉस एक्स करो तो प्लस x sin x cos x। उसके बाद वाली ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दूं मैं, लिख दूं, -4 sin² x -2x sin x -x sin x cos x। अब सॉल्व करें आपस में, कुछ कटेगा भी सही इसमें से, डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। चलो काटो, क्या क्या कटा देखो, तो x sin x और -x sin x ये एज इट इज गया, और बताओ, तो +2x sin x -2x sin x ये भी एज इट इज गया, ठीक है। और 3 cos² x -4 sin² x सॉल्व होगा, नहीं होगा। हाँ, 6 cos x -2 cos x सॉल्व होगा ना, 6 cos x -2 cos x कितना आया, ऊपर लिख देता हूँ अल्फा, तो 4 cos x तो ये बना, 6 cos x का काम हो गया, -2 cos x का काम, -4 भी लिख दो एक बार के लिए। अब क्या बचा, 3 cos² x -4 sin²x यही बचा, क्या ये प्लस का आएगा, क्यों, साइन तो पहले चेंज कर लेंगे। हाँ तो ये प्लस का ही तो था, एक मिनट रुको, यहाँ तक अपन ने मल्टीप्लाई किया, अच्छा माइनस उधर से देख लिया मैंने, ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है अपने को, 4 sin² x -2x sin x, मैंने, हाँ तो ये प्लस का है, ठीक है। तो 3 cos² x प्लस 4 cos x -4 प्लस 3 cos² x प्लस 4 sin²x। देखो एक काम कर सकते हैं हम इसमें, 4 sin² x है, उसको स्प्लिट करके 3 sin² x प्लस सिंगल sin² x कर सकते हैं, क्योंकि 3 cos² x भी है हमारे पास, ठीक है। 4 sin² x को मैं 3 + 1 में ब्रेक कर दूं, तो 3 sin² x और एक सिंगल sin² x और रह गया, सारे एक्सप्रेशन आ गए क्या, चेक करो, डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। देखो 4 cos x आ गया, 6 - 2 करके, फिर -4 आ गया, फिर आ जाओ 3 cos² x प्लस 4 sin² x था, तो 3 cos² x एज इट इज, और 4 sin² x को मैंने ब्रेक कर दिया, 3 sin² x प्लस सिंगल, सारे आ गए। अब देखो इन दोनों का सम तो 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूंगा तो cos² x प्लस sin² x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये हो जाता है इक्वल टू 4 cos x -4, 4 cos x -4, और इनका सम 3 आ ही गया था, +3 आ गया था इनका सम, +3, और फिर एक क्लास में क्या बचा, sin² x होल डिवाइडेड बाय क्या है, 2 + cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। और बताओ, तो -4 + 3 क्या हो जाएगा, -1, तो 4 cos x प्लस sin² x -4 + 3 -1 डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ sin² x -1 क्या होगा, -cos², क्योंकि 1 - sin² x क्या होता है, cos², तो sin² x -1 क्या हो जाएगा, माइनस का cos²। तो 4 cos x माइनस का cos² x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। ऊपर में cos x कॉमन आ सकता है, तो cos x कॉमन आ जाएगा, तो cos x कॉमन आते ही क्या बचेगा, 4 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके, फिर उसके बाद फ्रंट उसको रियल नंबर को ब्रेक करेंगे उस क्रिटिकल पॉइंट पर, देखेंगे किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, ऐसे ही चेक करते हैं। चलिए, सो नाउ पुटिंग f' इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज f' क्या निकाला हमने बताओ, cos x तो कॉमन आया था बाहर, अंदर क्या बचा था, 4 - cos x, और नीचे क्या था, 2 + cos x, सुबह सुबह कौन निकाल रहा है बारात, 2 + cos x इक्वल टू 0। चलो दैट इज, ये तो उधर जाके 0 बन ही जाएगा, तो क्या बचा, cos x इंटू 4 - cos x इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो cos x की वैल्यू 0 है, या फिर 4 - cos x की वैल्यू 0 है। अब 4 - cos x की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि cos x की वैल्यू 4 होना, दैट इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है कि cos x की वैल्यू 4,
कोसेक्स की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, बोलो? 1 और मिनिमम -1, -1 आता है साइन एक्स कोसेक्स की रेंज। तो कोसेक्स के लिए 4 तो हो नहीं सकती, तो यानी ये केस है जो पॉसिबल है, इज द ओनली पॉसिबल केस, इज द ओनली पॉसिबल केस। तो इस केस से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कोसेक्स जीरो कब कब होता है वो सोचना है। तो कोसेक्स जीरो, यहां से मैं इस केस से एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकाल रहा हूँ। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक तो π/2, बोलो कोसेक्स जीरो कब होता है, नहीं होता π/2। कोसेक्स जीरो π/2 पे नहीं होता है क्या? ठीक है, एक्स की वैल्यू π/2। और दूसरा, अब एक्स कहाँ तक सीमित है, कुछ गिवन तो है नहीं, रियल नंबर है। तो जब गिवन ही ना हो तो हमको कम से कम एक राउंड में क्या होगा वो सोचना पड़ेगा ना। तो एक राउंड में सोचते हैं तो π/2 पे और 3π/2 पे कोसेक्स का ग्राफ याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए भाई, कब कब वो जीरो बनता है। पहले तो यहाँ से यहाँ पे तो 1 होता है, π/2 पे जीरो बनता है, फिर पाए पे वो -1 होता है, और फिर 3π/2 पे वो जीरो बनता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे, उसके बाद तो फिर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो एक कम से कम एक बार तो अपने को लिखना पड़ेगा ना। तो x = π/2 और 3π/2, x = π/2 और 3π/2, यानी कि π/2 और या फिर 3π/2 पे हमको उसको ब्रेक करना है, एंड सो ऑन, आगे ऐसे भी लिख लो, एंड और करके डॉट डॉट चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास रियल नंबर क्या था, 0 से लेके 2π, और 0 से लेके 2π में अपन इसको π/2 और 3π/2 पे ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, उसको हमने ब्रेक किया, x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ओ 0 से लेके 2π, 0 से लेके 2π, उसको फिर हम ब्रेक कर रहे हैं, कितने इंटरवल्स में हो गया बताओ ये। एक तो सबसे पहले तो ले लो, बोलो, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2। अब π/2 पे तो वो जीरो है तो इसको शामिल मत करो, यूनियन, ठीक है, एक π/2 खुद वाला पॉइंट जिसपे अपन एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है उस पे तो जीरो है, हम तो इंटरवल में एनालाइज करेंगे कब इंक्रीजिंग है और कब डिक्रीजिंग है ना। यूनियन, फिर π/2 से बताओ, π/2 शामिल नहीं करेंगे, और ना ही 3π/2 शामिल करेंगे क्योंकि 3π/2 में भी वो जीरो है। यूनियन, उसके बाद फिर वापस 3π/2 जिसपे अपन नहीं देखेंगे, एंड यूनियन, फाइनली पॉइंट क्या आ जाएगा, 3π/2 से 2π। ओके, ओके, डन। चलो, तो अब अपन इसमें से 5 इंटरवल, एक तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो देखो π/2 एंड 3π/2 पे ब्रेक हुआ था ये, और मान लो ये 0 है और ये 2π है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक तो 0 से लेके π/2, ये इंटरवल 1 हो गई, I1, फिर एग्जैक्टली π/2 तो I2 है, इस पे नहीं देखेंगे, फिर ये I3 है, इस पे देखेंगे, I4 पे पता है, इस पे नहीं देखेंगे, और I5 पे चेक करेंगे। ठीक है, डन। तो किस किस में देखें हम, ये है I1, ये है I2, ये है I3, ये है हमारी I4, और ये हमारी I5। तो सबसे पहले I1 में देखें कैसे चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में एक भी पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन देखेंगे, अगर वो उसके फंक्शन की डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो उस फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव तो उस फंक्शन में ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे पता करते थे। चलो, सो इन इंटरवल नाउ, इन I1 क्या था बताना, 0 से लेके π/2। ठीक है ना, इस इंटरवल में बताओ कोई भी एक पॉइंट सोच लो, π/4 सोच लूं मैं, तो लेट x बी π/4। ठीक है ना, सो नाउ f डैश π/4, तो f डैश x क्या आया था हमारा, उसमें π/4 पुटअप करो, कहाँ था f डैश x, यही तो था, ये था ना cos x पावर माइनस है, तो इसमें पुटअप करो, तो cos π/4, आपको साइन सोचना है ना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना, बस सोचना है, cos π/4, आगे क्या है, 4 माइनस कॉस π/4, और नीचे क्या है, नीचे क्या है बोलो, 2 प्लस कॉस। अब देखो 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तो हर हाल में पॉजिटिव होगा, ठीक है,
देखो सब कुछ इस cos x पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो तो, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो अपन वो जैसे टेबल बनाते थे ना, वैसे टेबल बना लेते हैं। या फिर ऐसे लिख दिया तो भले ऐसे भी लिख दो, cos पाई बाय 4, नीचे क्या है 2 प्लस cos पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू नहीं निकालनी, बस साइन सोचना है। cos पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू 4 - cos x भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, सोचना है मतलब ये वाली चीज और ये नीचे वाली चीज तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, केवल आपको cos x को ही सोचना है, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 4 में से 1 घटाओ तो भी पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, -1 घटाओ तो 5 हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये पॉजिटिव हमेशा, ये पॉजिटिव होल स्क्वायर हो रहा है, हमेशा होगा ही होगा। बस सोचना है किस पे, आपको cos पाई बाय 4 पे सोचना, ये हर हाल में पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये फाइनली पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश पाई बाय 4 अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स एफ एक्स इज increasing in interval, is increasing in I1 इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2। अब I3 देखें, अगेन इन I3 वो क्या है, I3 क्या है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 बीच वाली इंटरवल। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 मतलब 90 से लेके 270, एक पॉइंट सोचो, बोलो। लेट एक्स बी 90 से लेके पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 सोचना है, तो बिल्कुल मिडिल वाला पॉइंट सोच लो, पाई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पाई ले लो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे सोचते हैं ये क्या क्या होगा, लेट एक्स बी पाई। तो नाउ एफ डैश पाई, मैंने क्या कहा था, ये दोनों तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे, एक बार आपने एनालाइज कर दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिखो cos पाई इंटू, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा और नीचे भी पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। अब cos पाई क्या होता है वो सोचो, नेगेटिव पॉजिटिव के, cos पाई क्या होता है -1, तो ये हो गया एक तरीके से नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स fx is decreasing, fx is decreasing in I3, I3 क्या है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और एक लास्ट इंटरवल में और एनालाइज करना है I5, ठीक है ना। नाउ इन I5 की इंटरवल क्या थी, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। ओके, सो इसके अंदर बताओ एक कोई पॉइंट लो, तो क्या लोगे, 270 से 270 से 360, 270 से 360 का कोई भी पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही ले लो, वैसे तो कोई भी ले सकते हो, तो क्या होगा उसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट, इन दोनों का एवरेज ले लो, तो 3 पाई बाय 2 प्लस 2 पाई होल डिवाइडेड बाय 2 एवरेज लो, तो क्या हो जाएगा 3 पाई 4 पाई डिवाइडेड बाय 2 2 या 4, तो 7 पाई बाय 4 है ना, लेट एक्स बी 7 पाई बाय 4, एक्स बी 7 पाई बाय 4। अब अगेन एनालाइज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ना भी निकालेंगे तो चलेगा, सो एफ डैश 7 पाई बाय 4 निकालेंगे, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप किसी भी एंगल पे हो, वैल्यू निकालते ही क्यों, तो क्वाड्रेंट चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, और वो दोनों तो वैसे ही पॉजिटिव थे, तो तीनों पॉजिटिव हो गए, तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन I5, यानी कि 3 पाई बाय 2 से लेके 2, चेक करो आंसर। तो उसने क्या कहा था कि फाइंड द इंटरवल्स जिसमें वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, पहला क्वेश्चन था इंक्रीजिंग का, दूसरा क्वेश्चन था, अपन कंबाइन में आंसर दे दिया। इंक्रीजिंग तो कब है, पहले और तीसरे वाले इंटरवल में, मतलब पहले और I1 में और I5 में, और डिक्रीजिंग कब है I3 में। बताओ किस फॉर्म में आंसर, आंसर देखो, फर्स्ट में ये है और सेकंड में, अब इन्होंने ये जीरो क्यों नहीं शामिल किया वो देखना है। तो जीरो पे क्या होगा वो सोचो जरा एक बार, हटाओ, जीरो पे cos जीरो क्या हो जाएगा 1, ये भी 1, 4, ये 1 हो जाएगा, 4 - 1 पॉजिटिव और 2 + 1, तो इसमें भी तो ये पॉजिटिव है, तो यानी कि जीरो भी शामिल कर सकते हैं ना अपन। वो तो देखो केवल और केवल इन दो इंटरवल्स पे वो क्या होगा, किन दोनों पे, इन दोनों इंटरवल्स पे एग्जैक्टली जीरो होगा, किस पे, इस पे और इस पे, क्रिटिकल पॉइंट हमारी यही तो निकले पाई बाय 2 3 पाई बाय 2,
तो इन दोनों पे तो वो जीरो होगा, बचे हुए इन तीनों इंटरवल में या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जीरो तो हो नहीं सकता। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो उसमें जीरो और टू पाई भी तो शामिल है, मतलब इस वाले में जीरो भी शामिल कर सकते हो और इस वाले में टू पाई भी शामिल कर सकते हो। टू पाई शामिल करेंगे तो भी वो पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। तो हम तो करेक्ट आंसर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्या था, I1, I1 और आई यूनियन I5। दैट इज इस पूरी बात का मतलब हो गया, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू I1 क्या था बोलो? I1 क्या था, 0 से लेके π/2 यूनियन ये क्या आ गया मेरा, 3π/2 से 2π। तो हम इसमें जीरो भी शामिल करेंगे और 2π भी शामिल करेंगे, उन दोनों में पॉजिटिव है। और इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखें जैसे उसमें लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन π/2 एंड x is greater than 3π/2 एंड लेस देन इक्वल टू 2π। ओके, ये इस तरीके से डालेंगे। उन्होंने डंडे नहीं लागे इनइक्वालिटी वाले, लेकिन हम लगाएंगे क्योंकि 0 और 2π भी शामिल है। और फिर सेकंड क्वेश्चन में जब लिखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में तो ईजी है लिखना। क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग लिख दूंगा इसमें मैं, और इसकी जगह क्या लिख दूंगा? ओनली I3। और I3 में क्या था? x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/, और इसको इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखूंगा तो x ग्रेटर देन π/2 लेस देन 3π/, बोलो कोई डाउट? ठीक है, इस तरीके से क्रिटिकली तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन था जो हम करके आए हैं। बेसिक क्वेश्चन था पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था, ये कह सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन रेंज का वही सारा पंगा है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, अगला अगेन वही आ गया, पर अगला इजी लग रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी नहीं है आज। अभी कौन सी क्लास है? चलो ये क्वेश्चन देखो लास्ट, ये जल्दी हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आपकी भी क्लास है? आपकी स्कूल लेट जाना है तो ये क्वेश्चन देख के आप जाओ। ठीक है, एफ एफ एक्स ये आ गया। सो एफ डैश एक्स बताओ क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का 3x² प्लस 1/x³ का बताओ? ये -3x⁴। थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करें तो 3x² -3/x⁴। एलसीएम ले लो, x⁴ तो ये हो जाएगा 3x⁻⁶ -3। ठीक है, अब इसको रख दो इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। सो व्हाट इज एफ डैश एक्स? 3 कॉमन भी ले लो उसमें, तो 3 कॉमन लिया तो x⁻⁶ -1 डिवाइडेड बाय x⁴ इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, 3 0 बन जाएगा तो बचेगा ओनली x⁻⁶ -1 इक्वल टू 0। वहाँ से x⁻⁶ इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू बताओ? 1 का 6th रूट, यानी 1 की पावर 1/6। 1 की कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आता है। ठीक है, डन। और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना, जब जब पावर इवन है तब तब पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर आता है ना, तो प्लस और -1 होगा। ओके, ठीक है। जैसे x² इक्वल टू 1 है तो x का आंसर प्लस या -1। x³ इक्वल टू 1 है तो तो फिर तो फिर एक ही आएगा ना। ऑड ऑड नंबर पे एक ही आएगा, इवन नंबर पे प्लस माइनस दो आंसर आ सकते हैं। ऑड पे तो जो यहाँ पर आंसर, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। मान लो यहाँ पे -1 है तो फिर x की वैल्यू -1 है ना। इस पे डिपेंड करेगा RHS में, और इसमें दो आएंगे आंसर हमेशा। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप सोचो अगर मैं इधर -1 लगाऊं, -1 की इस एक्सप्रेशन में मैं एक्स की वैल्यू -1 भी तो लगा सकता हूँ। -1 की पावर 6 -1 वो भी तो 0 होगा, तो -1 भी अलाउड है ना मतलब। तो एक्स की वैल्यू प्लस और -1 लगा दो आप। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं। अब वही आपको, अब x नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके अलावा सारे रियल नंबर्स जितने भी हैं उस पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको। बोलो, करें? सो बोलो सारे रियल नंबर्स की लाइन, थोड़ा सा शॉर्ट में कर देता हूँ मैं इसको। ये तो है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको एक तो -1 पे ब्रेक करो, और एक +1, -1 +1, ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो किस किस इंटरवल में देखोगे बताओ? लेट्स से ये तो है I1, और ये एग्जैक्ट -1 पे I2 है, लेकिन इसको नहीं देखना अपने को, इस पे तो 0 है पता है मुझे। I3, और फिर इस पे भी नहीं देखना, और I4, और फिर ये I5। तो पिछली बार की तरह I1 में देखना है, I3 में देखना है और I5 में देखना है। इस बार टेबल बना के कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो हो गई इंटरवल।
ठीक है, सबसे पहले आई वन का मतलब क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, एक नंबर सोचना पड़ेगा। डन। दूसरा बताओ, I3 बताओ, -1 से 1, और तीसरा 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि एग्जैक्ट इन दोनों पे I2 और I4 पे तो देख ही नहीं रहा हूँ, साइन बताओ उनके। तो -इन्फिनिटी से -1 कोई भी नंबर सोचो फटाफट। -2 किस में रखना है आपको, f'(x) में। तो यहाँ पे f'-(-2) रख के देखूंगा जब मैं, तो क्या हो जाएगा, 3 x की पावर -2 की पावर 6 -3, और नीचे -2 की पावर 4। तो पॉजिटिव नेगेटिव सोचना होता है, तो नीचे तो पॉजिटिव आएगा, इवन पावर कुछ भी हो जाए। ऊपर में जो है, ऊपर में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और इसकी इतनी पावर चाहिए कि ये -2 की पावर 6 क्या होता है, 64। 64 × 3 मान, तो कुल मिला के पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, हर हाल में पॉजिटिव आएगा ये, पॉजिटिव। ठीक है, -1 से 1 जीरो ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं ले सकते क्योंकि खुद ने मना किया है। ठीक है, जीरो पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो कुछ और सोचो फिर, 0.5 सोच लो। तो 0.5 सोचेंगे जब अपन, f'-0.5 जब अपन सोचेंगे तो क्या होगा, 0.5 का पावर 4, 3 × 0.5 की पावर 6 -3 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा। इसको एक्चुअली आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो ना, देखो कैसे, 3 वो उस वाली फॉर्म में डाल दो ना आप सीधे ही, तो उससे ज़्यादा क्लियर पिक्चर पता चलेगी। तो उसमें क्या है, 3 तो बाहर है ही, अब x की पावर 6 है, तो x की वैल्यू 0.5 डाल रहे हो आप, 0.5 की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाय 0.5 की पावर 4। तो देखो, नीचे तो पॉजिटिव आएगा हर हाल में, 3 पॉजिटिव है ही सही, तो बीच वाले इस फैक्टर पे सारा डिपेंड करता है। तो आप डेसिमल नंबर को, जो 1 से छोटा है, उसकी पावर जब बढ़ाओगे तो नंबर और छोटा होता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/4 छोटा हो गया, और स्क्वायर करो 1। तो ये 1 से पहले ही छोटा था, और 6 पावर कर दी तो और छोटा हो गया। तो 1 से काफी छोटा नंबर है, उसमें 1 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, आएगा ना, समझ गए, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे नेगेटिव है। और एक लास्ट इंटरवल में और देखो, 1 से लेके इन्फिनिटी 2 ले लो, सो 2 में तो पॉजिटिव आना ही आना है, सोचना ही क्या है इसमें, है ना। तो यानी कि इंक्रीजिंग इस वाले इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस वाली में डिक्रीजिंग, अरे तो पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन है कि इंक्रीजिंग किस में, डिक्रीजिंग किस में। तो इंक्रीजिंग तो हो जाएगा मेरा एक्स, कहाँ से कहाँ था बताओ, -इन्फिनिटी से -1, यानी -1 से बड़ा होना चाहिए, नहीं, -1 से छोटा होना चाहिए, तो x <-1, एंड, और फिर फिफ्थ इंटरवल क्या है, 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 1 से या 2 से, हाँ 1 से बड़ा, 2 तो मैंने लिया था, है ना। तो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x <1, ये तो आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग का, और डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, -1 से 1, तो x <1 और इक्वल टू -1। ठीक है, समझ आया अच्छे से, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल इसी फॉर्म में, और स्टेप्स बिल्कुल पिछली क्वेश्चंस की तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अभी थोड़ा शॉर्ट में किया मैंने। चलो, तो अब आप जाओ अगर फिजिक्स की क्लास है तो, और आप रुको, ठीक है, कुछ एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। कब है आपका स्कूल, 12:30 बजे, तो एक्सरसाइज खत्म कर दें फिर। नहीं, ओके, एक दो क्वेश्चन करवाते हैं, ज्यादा नहीं। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in this ellipse with its vertex at one end of the major axis। तो आ जाओ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इलिप्स एंड ऑल दैट याद रखना पड़ेगा क्या चीज है। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम इलिप्स में इंस्क्राइब कर रहे हैं, इलिप्स की इक्वेशन हमको गिवन, इलिप्स कैसा बनता है थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा आपको, याद है कि नहीं है, एक 2D ग्राफ के अंदर इलिप्स कैसे बनता है, लेट्स से ये 2D ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द 2D ग्राफ। और इलिप्स कैसे बनता है इसमें, ऐसे, है ना। अब अपन बाय डिफॉल्ट ऐसे मान लेते हैं कि ए बड़ा है बी छोटा है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल बनेगा, है ना। और अगर मैं बी बड़ा तो फिर वर्टिकल बनता है, ठीक है। सो अभी के लिए अपन बाय डिफॉल्ट ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ओके। इसमें ये ए बड़ा है बी छोटा है, ये इलिप्स बन गया मेरा। तो अगर x² / a² है, तो ये इन 4 कोऑर्डिनेट्स बताओ, पता चल जाएंगे आपको। ये हो जाएगा a,0, x² के नीचे a² आ रहा है ना, ये हो जाएगा -a,0, और y² के नीचे क्या आ रहा है, b², तो ये हो जाएगा 0, b, और वो हो जाएगा 0, जो नीचे होता है उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स फिक्स हो जाते हैं, ये वर्टिसेस हैं इसके,
है ना। फोकाई तो बीच में कहीं होता है, लेकिन फोकाई से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। वर्टेक्स अब क्या करना है, इस एलिप्स के अंदर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल फिट करना है, इस तरीके से फिट करना है कि इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस ये होती है और माइनर एक्सिस ये होती है। तो मेजर एक्सिस के किसी एक कोने पर आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होंगे, उसका एक वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस के किसी एक एंड पे होना चाहिए। जैसे इस एंड पे हो जाए, जैसे इस एंड पे हो जाए। तो मैं इस एंड पे कर दूं, इस एंड पे कर दूंगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को जैसा बनेगा इमेजिन करो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टेक्स है और वो इलिप्स का वर्टेक्स है, वो एक एंड पे मैच हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना ऐसे। तो यही बनेगा जिसमें ये दोनों इक्वल साइड्स हैं और ये वो बेस है अनइक्वल साइड। ठीक है, अब इस बीच वाले ट्राइंगल का एरिया क्या करना है, मैक्सिमम करना है, और मैक्सिमम एरिया भी चाहिए, केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं चाहिए, मैक्सिमम एरिया भी पता लगाना पड़ेगा। ओके, मतलब ये ट्राइंगल का एरिया, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैक्सिमम मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं एक बार ले लेता हूं, ए बी सी। अब जब आप एरिया निकालोगे तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ये से परपेंडिकुलर भी होगा। लेट्स सी पी। जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे तो बेस वही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो जाएगा बीसी और ये हाइट हो जाएगी एपी। तो बीसी और एपी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, लेंथ कितनी है। तो ना तो मुझे बीसी की लेंथ पता है, ना मुझे एपी की पता है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, हम बी के ये जो लेंथ है ना, कौन सी, अच्छा इसको, ये तो सेंटर होगा ही होगा, ओ से लेके पी की कुछ लेंथ मान लेते हैं और पी से लेके बी की कुछ लेंथ मान लेते हैं। ओ से लेके पी की लेंथ मानेंगे तो ओ से लेके ए की लेंथ तो पता है ए, तो उसमें इसको जोड़ के टोटल अल्टीट्यूड पता चल जाएगा। और जो मैंने पी से लेके बी की लेंथ मानी है उसका दुगना कर दूंगा तो टोटल बेस पता चल जाएगा। ये दो वैल्यू अज्यूम करते ही सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ले लो या बी ले लो, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि वो तो फिक्स है ना, ए भी फिक्स है बी भी फिक्स है। ठीक है, तो जो वेरिएबल क्वांटिटीज वो मैं मान रहा हूँ आगे। ठीक है, क्लियर है। चलो तो हेयर, पहले तो क्वेश्चन में से लिख लेना, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन ये गिवन है विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ठीक है, तो एक वर्टेक्स तो हो गया फिक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल का ना, वन वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा मेरा A,0, क्योंकि उसने कहा है कि फिक्स करो आप उस पे, है ना। ठीक है, अब इसके बाकी दो वर्टिसेस बी एन सी मानने पड़ेंगे, उसके लिए लेंथ माननी पड़ेगी। तो लेट द लेंथ ओपी और लेट द लेंथ बीपी को कुछ मान लो, बोलो क्या माने, लेट एक्स एन वाई, एक्स एन वाई मान लेंगे, एक्स एन वाई मानेंगे तो ये एक्स मान लो, ये वाई नहीं, एक्स एन वाई मत मानो, एक्स एन वाई का ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, कुछ और वैसे कांस्टेंट क्वांटिटी मानते हैं ना अपन, स्मॉल ए स्मॉल बी, लेकिन स्मॉल ए स्मॉल बी भी मान सकते हैं, है ना। सी डी भी मत, और एच और के मानो, एच और के मानो, सर्किल के केस में एच और के भी चलते हैं। तो लेट से इसको तो ले लिया मैंने एच, इस लेंथ को तो ले लिया मैंने यहां से लेके यहां तक एच, और इस लेंथ को ले लिया मैंने यहां से ले यहां तक के। ठीक है, सो लेट द लेंथ ओपी बी एच यूनिट्स एंड द लेंथ बीपी बी के यूनिट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल पाएंगे, निकालें, पहले बी के निकालें। टोटल लेंथ पहले एक बार एपी निकालो, सो टोटल लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कह सकते हैं, टोटल लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड एपी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अल्टीट्यूड एपी की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, एओ प्लस पीओ, एओ प्लस ओपी। तो एओ तो पता है मुझे ए यूनिट्स है, ये कोऑर्डिनेट A,0 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, और ये मैंने एच मान ली, तो ए प्लस एच यूनिट्स आपकी हाइट आ चुकी है। ठीक है, अब बेस, बेस पता करना है, तो बेस कैसे पता करेंगे, इसका दोगुना, ये ऊपर के है तो नीचे माइनस के, एंड बेस, बेस क्या है मेरा बीसी,
बेस BC या लेंथ ऑफ बेस BC एंड लेंथ ऑफ बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया निकालने का दो ही कॉन्सेप्ट है, बेस निकालो और अल्टीट्यूड निकालो। ये कैसे हो जाएगा, BC को कैसे ब्रेक करेंगे, BP प्लस CP। तो मुझे पता है ऊपर के है तो नीचे भी के ही होगा। तो देखो आप यहाँ पे भी डालो एंड द लेंथ BP, और यहाँ पे मेंशन कर दो और CP दोनों के होंगे, है ना, BP भी होगा, ये भी के होगा, ये भी के होगा। तो K+K, यानी कि ये 2K यूनिट्स इसकी आ गई बेस। 2K यूनिट्स तो बेस आ गए और A+H इसकी हाइट आ गई। अब ए तो फिक्स है, लेकिन के और एच में कुछ रिलेशन चाहिए। के और एच में रिलेशन आएगा इस इलिप्स के इक्वेशन से। अब ध्यान से देखो, बी और सी इलिप्स पे ला कर रहे हैं, तो बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे एच यूनिट आ रहा है, ऊपर के यूनिट जा रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो इन दोनों इन्फॉर्मेशन से, ये एच और ये के। एच क्यों नेगेटिव जा रहे हो ना, -H, K पॉजिटिव, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन लगता है ना, इधर प्लस इधर माइनस माइनस लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एच भी नेगेटिव और के भी नेगेटिव। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप इक्वेशन में डाल दो तो एच और के की रिलेशन पता चल जाएगी कि एच को के की फॉर्म में कैसे लिखना है या के को एच की फॉर्म में कैसे लिखना है, क्योंकि दो दो वेरिएबल थोड़ा ना चलेंगे, ए और बी तो फिक्स है। लेकिन अब वेरिएबल मैंने तो दो मान लिए ना, एच और के एच और के एच और के, तो अब मैंने दो मान लिए, तो अब डिफरेंशिएट तो या तो एच की रिस्पेक्ट में करोगे या के की रिस्पेक्ट में करोगे, तो हमको एच और के का रिलेशन चाहिए होगा, या तो एच को के में कन्वर्ट करने वाला है या के को एच में कन्वर्ट करने वाला। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। नाउ पहले हम कोऑर्डिनेट्स मार्क कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं आर। तो पॉइंट बी के क्या हो जाएंगे, -H, K, एंड सी के क्या हो जाएंगे, -H, -K रिस्पेक्टिवली। ये हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, चाहे से बी पकड़ लो या सी, उसको इक्वेशन में डाल दो। बी पकड़ लो मैं, सो नाउ पॉइंट बी ऑल्सो लाइज ऑन द इलिप्स, पॉइंट बी also lies on the ellipse, so it must satisfy the equation of ellipse. So putting x y इक्वल टू बी के जो भी कोऑर्डिनेट्स निकाले, मैंने क्या निकाले, -H, K इन द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन एक्चुअली इसीलिए दे रखी है आपको कि आप वो रिलेशन निकाल सको। तो नेक्स्ट पेज पे निकाल दूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो इक्वेशन क्या गिवन है, x² बाय ए की जगह तो क्या डालोगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -H, नहीं गलत कर रहे हैं, एक्स की जगह डालेंगे, ए की जगह थोड़ा ना डालेंगे, एक्स की जगह डालेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, -H, तो -H का होल स्क्वायर, ए और बी तो वैसे फिक्स क्वांटिटीज है ना, प्लस वाई की जगह के बाय p²। कोई के सर वो दूसरा वाला डालेंगे तो दिक्कत आएगी क्या, कुछ नहीं आएगी। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव। तो ऊपर वाला बी डालो या सी डालो, दो अलग अलग इक्वेशन, ऐसे नहीं, ऐसा मत सोचना कि दो पॉइंट्स हैं तो दो अलग अलग रिलेशन निकलेंगे, रिलेशन तो एक ही निकलेगा, कहीं से भी निकाल लो। =1, इसको फर्दर सॉल्व किया तो इट्स लाइक H² बाय A² प्लस K² बाय B² = 1। अब आप पहले डिसाइड करो एच को के की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो या के को एच की फॉर्म में। अगर आप एच को के की फॉर्म में लिखोगे तो हर चीज के में चली जाएगी और के की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। अगर आप के को एच की फॉर्म में लिखोगे तो हर चीज, बोलो क्या करें, एच को के की फॉर्म में, तो एच को इधर रख के बाकी सबको उधर भेजो। तो मैं काम करता हूँ, इक्वल टू 1 - K² बाय B², एलसीएम लेंगे तो B² - K² डिवाइडेड बाय B²। तो यहाँ से H² को जब उधर भेजेंगे तो A² ऊपर चला जाएगा, A² बाय B² इंटू B² - K²। तो यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाती है, +or - A/B, क्योंकि H तो कोऑर्डिनेट है, नहीं H डिस्टेंस है, H लेंथ है, तो ये प्लस और माइनस नहीं होगी, एक ही होगी। ठीक है ना, H इक्वल टू A/B √B² - K²। ये H की रिलेशन निकल गई इन टर्म्स ऑफ K, H की वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ K, A और B तो वैसे भी कांस्टेंट है। अब निकाल लो एरिया, एरिया में जहां H आएगा उसमें ये वैल्यू डाल देना, तो पूरा एरिया K की फॉर्म में चला जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू K उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकाल। ठीक है,
चलो तो यहां निकाल देता हूं मैं एरिया। नाउ एरिया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस एंड हाइट। देखो उस फिगर के अकॉर्डिंग बेस तो ले लो BC और हाइट ले लो AP, BC AP। ओके, सो इट्स लाइक 1/2। बेस अपन ने और हाइट दोनों की वैल्यू निकाल के छोड़ के आए हैं। देखो BC तो निकाला था अपन ने 2K, फिर ये निकाला था अपन ने A+H, तो 2K इंटू A+H इंटू A+H, जिसमें से भी आपने क्या कहा H की वैल्यू डालेंगे हम, तो सारी चीज K में चली जाएगी। 2 से 2 काट भी दो ये, तो K इंटू A+H ये हो जाएगा मेरा A/B इंटू √B² माइनस K²। डन। इसको इक्वेशन 1 मार्क करके और वहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो K तो बाहर है, अंदर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो B को एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा AB+A इंटू √B² माइनस K² होल डिवाइडेड बाय P। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू K डिफरेंशिएट करना है आपको। तो K को अंदर एंट्री मारनी पड़ेगी, क्योंकि K कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर बैठेगा, अंदर जाएगा ये। और 1/B को आप एज ए कांस्टेंट मान सकते हो। क्या आएगा अंदर बताओ, AB टाइम्स K प्लस AK। अच्छा A को भी बाहर निकालो ना, इसमें से A और A कॉमन है, तो A/B को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। फिर A/B कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर बैठेगा। अब अंदर क्या बचा बताओ, BK। A बाहर गया, K अंदर आया, BK प्लस A तो बाहर गया, तो √B² माइनस K², स्क्वायर यूनिट्स। डन। ये फाइनल एरिया आ गया मेरा। इसको विथ रेस्पेक्ट टू K हम डिफरेंशिएट। क्या? ओके, हाँ K इधर भी आएगा ना। एक मिनट रुको, क्या क्या, B तो बाहर गया, A अंदर गया, K अंदर आया, हाँ तो K इससे मल्टीप्लाई होगा। यस राइट, तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा फिर तो। ठीक है, K को कॉमन ले ले तो छोड़ो क्या लेंगे, चेन रूल अगर कॉमन लेंगे तो भी लगेगा, तो भी लगेगा, तो एक जगह तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब इसको एरिया फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ K मान लूं मैं। सो वी हैव विच इज टू बी, इस एरिया को क्या करना है अपने को, मैक्सिमाइज। विच इज टू बी मैक्सिमाइज लिख देना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज। ठीक है, सो इसको एरिया एज अ फंक्शन ऑफ K मान लिया मैंने। एरिया ऑफ K इक्वल टू, एक बार लिख देते हैं अपन, क्या आया है A/B, तो कांस्टेंट की तरह अंदर BK प्लस K रूट में B² माइनस K²। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू K वी गेट A-K। तो A/B अगेन बाहर पहले बार की तरह, और BK का B विथ रेस्पेक्ट टू K चल रहा है ना, तो K का 1 हो जाएगा, BK का B, और इधर चेन रूल लगाओ, तो K का डेरिवेटिव 1 इंटू ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस अब K एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √B² माइनस K² इंटू, और B² माइनस K² का -2K। ये 2 से 2 कैंसिल, ये दो छोटी मोटी चीजें तो हमेशा होती ही हैं, 2 से 2 कैंसिल होता ही है। A/B, B प्लस 1 इंटू दिस करेंगे तो सेम चीज आ जाएगी, √B² माइनस K², नो चेंज, और माइनस लगा दो, K इंटू K² डिवाइडेड बाय √B² माइनस K², एलसीएम लेना पड़ेगा। सो A/B, एलसीएम ले लेता हूं मैं √B² माइनस K² को, ले लिया, और डिवाइडेड बाई ये से मल्टीप्लाई होगा, बी तो नहीं ये से मल्टीप्लाई होगा, तीन टर्म्स है हमारे पास है ना, तो बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो B√B² माइनस K², और इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, तो फिर ये रूट से रूट कट जाएगा, तो B² माइनस K² 2K² हो जाएगा, B² माइनस 2K²। डन। ये फाइनल मेरा डेरिवेटिव आ गया। पुटिंग दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, यहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आओ, पुटिंग पुटिंग A-K इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज बोलो क्या है, A/B ब्रैकेट B मल्टीप्लाइड बाय √B² माइनस K², फिर प्लस B² माइनस 2K² प्लस B² माइनस 2K² होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट को इक्वेट कर दूं 0 से, ए बाई बी तो 0 बनेगा, डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो केवल ये बचता है हमारे पास, और उसमें मुझे के की वैल्यू समथिंग चाहिए। ये तो टारगेट्स है मेरे, बी रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रूट वाली चीज को आइसोलेट करना पड़ेगा, तो बाकी सबको भेजूंगा मैं। तो रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या बचती है। पहले माइनस को भेज दो तो प्लस हो जाएगा 2k स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय बी, ये बी इधर आ जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं मैं, तो बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, करो। 2k स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, 4k⁴, फिर प्लस बी स्क्वायर का यानी b⁴, फिर माइनस 2ab लगाएंगे, 2ab लगाएंगे तो 2 2 जा 4, बी स्क्वायर के स्क्वायर, ये ऊपर वाले का हो गया, और बी स्क्वायर नीचे आ गया, हो गया। अब मल्टीप्लाई करा उसको इससे, तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, b⁴, यानी कि बी को इधर लाने की जरूरत नहीं थी, उधर ही रख देते हैं, माइनस के स्क्वायर b⁴, और इधर आओ 4k⁴ प्लस b⁴ माइनस 4b² k² k² b², हाँ पावर 4 नहीं आएगा, k² b²। तो कुछ टर्म्स हैं जो आपस में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे k² b² से ये सॉल्व होगा, और b⁴ काटो पहले तो पहली फुर्सत में, क्योंकि वो 0 नहीं हो सकती, लिख देना सामने, बिकॉज इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और इसको उधर ले जाओ, या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4b² k² माइनस 2 कर ही दो, -3 बचा, 3 3b² और इधर क्या बचा, 4k⁴ इस तरह आप डाल देना रीजन, बिकॉज क्या काटा था आपने, b⁴ काट दिया था, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब k² काटो, k² से ये k² टाइम्स कट गया, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, क्या बचा हमारे पास, 3b² इक्वल टू 4k², और यहाँ पे डालो बिकॉज k² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इसलिए काटा है हमने। ठीक है, अब k की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b तो चाहिए थी, तो k² हो जाएगा हमारा 3/4b², तो k की वैल्यू हो जाती है √3/2b, और प्लस और माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि k हमने लेंथ मानी थी, तो नेगेटिव हो नहीं सकती है। ठीक है, सो k इक्वल टू √3/2b इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अभी काम बाकी है, आपको पता है क्या काम बाकी है, इसका डबल डेरिवेटिव, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, और फिर डबल डेरिवेटिव में आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ऐसा लग रहा है कल वाली चीज से अभी बाहर ही नहीं है हमारे पास। अप्लाइंग डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ, क्या है, बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, a' इक्वल टू, बोलो, a/b ब्रैकेट b इंटू √b² माइनस k², आगे बढ़ो, प्लस b² माइनस 2k² डिवाइडेड बाय √b² माइनस। ठीक है, शुरू करें। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू k, वी गेट a'(k) इक्वल टू, अब a/b तो वैसे भी एज इट इज ही चल रहा था, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो अब शुरू होगी, बड़ा सारा ब्रैकेट लगा दूं मैं, इतना बड़ा काफी रहेगा, लेट्स सी। तो इसका तो कर दो स्क्वायर, तो ये तो हो गया b² माइनस k²। ओके, सो स्टार्ट हो जाओ, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, ऊपर वाले फंक्शन में अगेन चेन रूल है, नहीं b कांस्टेंट है ना, तो चेन रूल नहीं लगेगा, b को एज इट इज लिख दूं मैं, और b² माइनस k² के केस में क्या कर दूंगा मैं, 1/2 √b² माइनस k² इंटू चेन रूल से -2k, ये तो इस टर्म का डेरिवेटिव हुआ है, प्लस b² का तो खैर 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका बताओ -2k² का -4k ये तो केवल ऊपर वाला एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला एक्सप्रेशन √b² माइनस k² एज इट इज, देन माइनस, अब ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दूं,
बी इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इंटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, करो। तो 1/2 रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू -2k स्क्वायर, क्यों -2k ही तो होगा, 2k होगा। ठीक है, चलो आप काटो पीटो। तो 2 यहाँ पे भी गया, -4k था क्या, -4k कैसे आया था ये, अच्छा इधर इसका किया था हमने। ठीक है, और ये 2 से 2 ये भी गया। चलो थोड़ा कंपाइल करो चीज़ों को। तो a/b क्या हो जाएगा ये बताओ, एलसीएम लो। अच्छा वन मोर थिंग, ये इनटू इससे भी तो हो रहा है, तो एलसीएम मत लो, कट जाएगा ये, कुछ तो फायदा हुआ। चलो अब b इंटू -k फिर -4k, ये -4k अलग है, तो फिर बेटा -4k अलग है, तो फिर आपने ऐसे कैसे काट दिया, पहले एलसीएम लेके फिर काटना पड़ेगा। चलो पहले मतलब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, है ना, फिर -4k लिखो, फिर मल्टीप्लाई में वो, ठीक है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो आप तो आराम से, -bk डिवाइडेड बाय रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर -4k। अब पहले एलसीएम लो, उसको उससे मल्टीप्लाई भी करा दो, रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, अब ये टोटल के नीचे आ गया, अब कट जाएगा, भी टोटल के लिए नीचे आ गया, रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू रूट बी स्क्वायर माइनस के। अब हम इसको काट सकते हैं, काट दें ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब आगे माइनस, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारे पास, ये तो कट गया, अगेन इसमें एलसीएम इसको ले लो, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो एलसीएम क्या ले लो, जस्ट नीचे आ जाएगा इसके। तो रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर नीचे आ गया, और माइनस साइन लगा हुआ है तो एक बार ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन एज इट इज बी रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2k स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इनटू भी करना है इसको भी तो, है ना, तो ये माइनस है, अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस कर दो, फिर ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। और उसके अलावा क्या बचा था, के, तो के इन सारे लोगों से मल्टीप्लाई होना है, के इससे भी मल्टीप्लाई होना है, के इससे भी मल्टीप्लाई होना है, के इससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो बताओ कहाँ कहाँ फिट होगा, हर जगह फिट होगा। तो बी के आ गया, ये बी के रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के -2k क्यूब, डन, और फिर रूट में ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, अभी तो हमारे पास होल डिवाइडेड बाय क्या है बताओ, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, डन। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका तो कट गया, तो इसके नीचे तो 1 है, तो अगेन जब इस पोरल का एलसीएम लेंगे तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे और इससे और इससे, फिर कटेगा वो, है ना, कटता हुआ दिख रहा है। चलो एनीवेज आओ, a/b, तो -bk से तो होगा, -bk रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इससे करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो -4k को अंदर मल्टीप्लाई करो, -4 बी स्क्वायर के, फिर -4k को -k स्क्वायर से करो, +4k क्यूब, फाइन। प्लस अब इधर एज इट इज लिख दूं, bk रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के -2k क्यूब, होल डिवाइडेड बाय, अब ये पावर 3/2 हो जाएगी इसकी, डन। अब काटो, ये गया, और के क्यूब भी सोल्व होगा, ये भी सोल्व होगा, दोनों सोल्व हो जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा लेकिन, a/b मल्टीप्लाइड बाय, तो पहले -4 बी स्क्वायर के को +b स्क्वायर के से करेंगे, तो -3 बी स्क्वायर के, पीछे चलो वापस, 4k क्यूब में से 2k क्यूब गया तो +2k क्यूब होल डिवाइडेड बाय, जो भी नीचे था एज इट इज, क्या बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2। अब इससे ज्यादा अभी सॉल्व होता नहीं दिख रहा है हमारे को, तो हम क्या कर देंगे, अब वैल्यूज पुटअप कर देंगे जो भी थी, ये किसकी वैल्यू आई, a डबल डैश के एंड अब के की जो भी क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू आई थी उस पर चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था हमारा, के इक्वल टू कहाँ था, √3/2b, तो इसको पुटअप करते हैं हम, √3/2b,
बी। लेट्स सी। सो ए बाई बी तो बाहर, -3 बी स्क्वायर एज इट इज, और के की वैल्यू डालो, √3/2b प्लस 2k³ तो इसका क्यूब करो तो 3√3 डिवाइडेड बाय 8b³। डन। होल डिवाइडेड बाय नीचे भी आ जाओ, तो बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करो तो 3/4 का 3/4 बी स्क्वायर, और इसकी पावर 3/2। डन। सब कुछ बी में चला गया। एनालाइज करें चीजों को, ए बाई बी, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो बोलो क्या होगा, -3√3 बी, -3√3/2 b³, इधर आओ, प्लस 2 से 4 बार काटो तो ये क्या हो जाएगा, 3√3/4 b³ डिवाइडेड बाय नीचे 1 में से 3/4 गया तो 1/4, तो b²/4 बचा, b²/4 की पावर 3/2। अच्छा, b²/4 को क्या लिख सकते हो आप, b/2 का होल स्क्वायर, ताकि 2 से 2 कट जाए, और इसकी पावर क्या है, 3/2। डन। अब ये इसको भी 4 एलसीएम 4 लेना पड़ेगा, तो a बाई बी 4 एलसीएम लूंगा जब मैं, तो ये दोगुना हो जाएगा, तो 3√3 -6, 6√3, तो 3√3 में से 6√3 गया तो -5√3, 3√3 में से 6√3 जाएगा, अच्छा सॉरी -3√3 आएगा, है ना, 3 में से 6 जाएगा तो यस, -3√3 आएगा, -3√3/4 b³ तो ऊपर बचा, नीचे में क्या बचा, स्क्वायर से ये कट गया तो b³/2 का क्यूब 8। ठीक है, तो b³ से b³ भगाओ और 8 ऊपर आ जाएगा, तो इट्स लाइक a बाई बी इंटू -3√3/4 इंटू 8, 4 से 2 टाइम्स ये गया, फाइनली बता दो अब, -6√3 a/b, a/b, ए और बी पॉजिटिव है तो ये हर हाल में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सो हमारा यहाँ पे क्या लिख दूंगा, हेयर a∬√3/2b is what, लेस देन 0। सो व्हाट, ये क्या माना था अपन ने, k =√3/2 टाइम्स b इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो मिल गया, लेकिन आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, नहीं एरिया, फाइंड द मैक्सिमम एरिया, एंड मैक्सिमम एरिया के लिए क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को एरिया फंक्शन में डाल देंगे a ऑफ k में, एंड मैक्सिमम एरिया इज गिवन बाय, एंड मैक्सिमम एरिया इज गिवन बाय, तो a ऑफ k क्या था बताओ, a ऑफ k, उसमें k की वैल्यू डाल देंगे क्रिटिकल पॉइंट, जो सबसे पहले पहले डिफरेंशिएट किया था अपन ने, a ऑफ k बनाया था, कहाँ है ये, तो इससे भी पहले ये नहीं, ये नहीं, ये ठीक है, तो a बाई बी याद करो, a बाई बी बी के और k इंटू b²-k, याद हुआ, बोलो a बाई बी के प्लस k इंटू √b²-k। अब इसमें k की वैल्यू डाल दें हम, a ऑफ k, दैट इज a ऑफ, क्या निकाला आपने k की क्रिटिकल पॉइंट पे, √3/2b, √3/2 टाइम्स b, तो a बाई b इंटू k की वैल्यू वही √3/2b प्लस k की वैल्यू वही √3/2b। ओके, रूट के अंदर आओ, b² माइनस k² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4b²। डन, इसको सॉल्व करना है, तो इट्स लाइक a बाई बी, अंदर चलते हैं, सो √3/2b² प्लस √3/2b मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या आ जाएगा, b²/4 का रूट b/2। ठीक है, चलो आगे, सो इट्स लाइक a बाई बी √3/2b² प्लस ये क्या हो जाएगा, √3/4b², तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 प्लस 3 3√3/4b², एक बी से एक बी कटाओ, बी बचा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3√3/4ab स्क्वायर यूनिट्स इज द मैक्सिमम।
दिस इज द मैक्सिमम एरिया एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां पे आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, तो कर दो इंपॉर्टेंट मार्क। मैक्सिमा मिनिमा का ही एक शानदार क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिला। अब बताओ आगे बची है श्रद्धा कुछ? 8 बज चुकी है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या? अब टोटल क्वेश्चंस कितने बचते हैं वो बताओ। 16 में से हमने आज कितने किए? इसको डिलीट मारता हूँ मैं एक बार, ताकि ऐसा प्लान करें कि 5 ही किए बस। 16 में से 5 ही। करो फिर तो अगला करो, एक क्वेश्चन और करो। ये तो फिर कब खत्म होगी एक्सरसाइज। A tank with rectangular base and rectangular sides open at the top is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. Building of tank costs rupees 70 per square meters for the base, 45 per square meter for the sides. What is the cost of the least expense? तो मैक्सिमम मिनिमम है। क्या कह रहा है कि एक टैंक बनाना है। अब टैंक क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइड फॉर्म का होता है। रेक्टेंगुलर बेस हो गया तो क्यूबॉइड ही हो गया। उसकी क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर ही साइड से, दीवारें रेक्टेंगुलर ही हैं और बेस भी रेक्टेंगुलर ही। ओपन है, ऊपर से ओपन है, ऊपर का कुछ नहीं करना आपको, ढक्कन नहीं है उसमें, यानी 5 ही फेसेस है उसके, नीचे बेस है और 4 जो क्या बोलते हैं 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स एंड बेस। अभी क्या कह रहा है? डेप्थ तो फिक्स है, गहराई तो 2 मीटर फिक्स है, वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब फिक्स है, ये दो चीजें तो हो गई फिक्स। अभी ये कह रहा है बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो अलग अलग है, बेस की अलग है, दीवारों की अलग है। बेस बनाने का खर्चा है 70 रुपए स्क्वायर फीट, जो उसकी फर्श बनाएंगे अपन, और जो दीवारें खड़ी करेंगे वो है 45 पर स्क्वायर, वो कम है थोड़ी सी। वो क्यों कम है? क्यों हो सकता है कि उसमें कम मेहनत लगती हो, भाई दीवारों में ईंट से बन जाती है, नीचे बेस में नींव वीव भरनी पड़ती है, जो भी था। तो इसका खर्चा ज्यादा है, इसका खर्चा, तो पहले कंबाइंड कॉस्ट निकालो, उस कंबाइंड कॉस्ट को मिनिमाइज करो, लीस्ट एक्सपेंसिव है। ठीक है। सो देखो, अगर आपके बनाने की कोशिश करूं क्या मैं एक बार, देखो ये हो गया हमारा टैंक। ठीक है, ये हो गया हमारा टैंक। 3D में बनाओ। ऊपर से तो खुला हुआ है, ऊपर से तो वो खुला हुआ है। ठीक है, ऊपर से तो वो खुला हुआ है। गहराई किसकी कितनी है इसकी? 3 मीटर, ये तो फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक गहराई 3 मीटर्स। 2 है क्या? 2 मीटर्स, ओके। तो ये 2 मीटर्स गहराई तो फिक्स है। लेंथ ब्रेड पता नहीं है और वॉल्यूम भी पता है, तो वॉल्यूम और गहराई से आप लेंथ ब्रेड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एरिया जरूर निकाल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम है 8, हाइट है 2, तो एरिया 4 हो गया। मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो एरिया है एल इंटू बी है वो 4 मीटर स्क्वायर, ये पता है। अब उसमें से एल कितना है, बी कितना है, वो नहीं पता, वो नहीं पता, समझ गए? चलो जी। सो हेयर, शॉर्ट में लिख दूं मैं सारी चीजें। सो हेयर डेप्थ ऑफ, ये ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं लग रहा मुझे फ्रेंकली। डेप्थ ऑफ टैंक ये तो फिक्स है, कितनी? 2 मीटर। ठीक है ना, फिक्स है ये तो। डेप्थ ऑफ को मैं लेटर एच से डिनोट करा देता हूँ, हाइट से, है ना। 2 मीटर ये गिवन है, सामने डाल दूंगा गिवन। ओके। एंड उसके अलावा वॉल्यूम भी फिक्स है, एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज वी, वो कितना फिक्स है? 8 मीटर क्यूब, ये भी गिवन है। ओके। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, वैसे तो क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, उसमें से एच गिवन है, तो आपको वैल्यू मिलेगी एल इंटू बी की। और एल इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ही होता है। तो मैं इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच ना लिख के वही वाला लिख दूं ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू एच। इसकी वैल्यू हो गई 8, तो यहां से एच की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी गिवन 2, तो एरिया ऑफ बेस जो हो गया इंटू 2 बराबर 8, तो इट्स लाइक एरिया ऑफ बेस हो जाएगा हमारा 8/2, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर। डन। बेस का एरिया 4 है, जिसमें से लेंथ कितनी है ब्रेथ कितनी है नहीं पता, और एल इंटू बी तो ये, और चाहो तो फिर एल इंटू बी की फॉर्म में तोड़ना तो पड़ेगा ये आपको। कोस्ट को आपको मिनिमाइज करना है, चलो एक बार इतना छोड़ो। अब कोस्ट निकालते हैं। कोस्ट क्या है? बेस की कॉस्ट अलग है,
और दीवारों की कॉस्ट अलग है। अब बेस क्या होता है, एल इंटू बी, वो तो पता है, चार, चार को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना जो भी उधर कॉस्ट की बने। लेकिन जो दीवारें हैं, दीवारों का एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। तो पेरीमीटर है 2 × L + B, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यही होता है 2 × L + B इंटू हाइट, यानी 2H × L + B। ठीक है, तो 2H × L + B में H तो फिक्स हो गया, लेकिन L और B अगेन दो डेरिवेट दो मेरे पास वेरिएबल्स रहेंगे, तो एक को दूसरे की फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा, तो यानी इसको L इंटू बी लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे, ताकि या तो L को B की फॉर्म में लिखते हैं या B को L की फॉर्म में लिखते हैं। दैट इज, तो फिर हमने ये भी एरिया ऑफ बेस वगैरह लिखा, सीधे L इंटू बी भी लिख सकते थे। L इंटू बी 4 आया, तो मैं क्या करता हूँ, सबको B में ले जाऊं या L में ले जाऊं, कोस्ट है तो कोस्ट में B में ले जाऊं, तो B इक्वल नहीं, L = B/4, L = 4/B, 4/B। इसको मार्क कर लें हम इक्वेशन 1। अब चलते हैं कोस्ट निकालने, ठीक है। सो नाउ कोस्ट ऑफ, कोस्ट क्या क्या दे रखी है आपको, सबसे पहले तो बेस की कोस्ट है 70 रुपये स्क्वायर मीटर, है ना। सो कोस्ट ऑफ बेस, बिल्डिंग बेस, बिल्डिंग ऑफ टैंक, है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बेस, बेस बिल्ड करने की कॉस्ट आपको दे रखी है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन है ये। और साथ में दूसरी चीज भी लिख दो, एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, ये क्या है, साइड्स, साइड्स को अपन फेसेस या साइड्स वॉल्स कह देते हैं, वॉल्स, वॉल्स बनाने की कॉस्ट कितनी दे रखी है, ₹45 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट निकालें, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टैंक, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग टैंक निकालें। तो कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, 70 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया 70 रुपये मीटर स्क्वायर है, तो जो एरिया ऑफ बेस है उसको तो 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे, प्लस 45 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का खर्चा इतना है, डन। अच्छा, बेस एक ही है यहाँ पे, फर्श ही है, ऊपर वाला नहीं है। तो फर्श का एरिया हमने निकाला था अभी, चार चार आया था ना, L इंटू बी, एरिया ऑफ बेस, तो ये तो हो जाएगा सिंपली 70 × उधर 45 इंटू एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला लगाओ। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला होता है 2H × L + B। आगे बढ़ो, तो 70 × 4 280, है ना, 45, 45 इंटू 2 इंटू, और हाइट भी पता है ना, 2 इंटू L + B, तो 45 2 जा 90, 2 जा 180, सो 280 + 180 टाइम्स L + B। अब L को B की फॉर्म में या B को L की फॉर्म में लिख के आए हम, तो क्या लिख के आए, L को B की फॉर्म में लिख के आए, लिख दो 4/B, 4/B प्लस B, तो हर चीज B में चली गई, तो 280 + 180 डिवाइडेड बाय B ले लो, और इधर क्या बच जाएगा, 4 + B², एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है, समझ आया, 4 + B²। ऐसे ही करें, इस B को इसके नीचे लगा दो, या फिर अलग अलग ही कर देते हैं, छोड़ो, अलग अलग ही कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं ना। तो 180 डिवाइड 180 मल्टीप्लाइड बाय 4/B करो, तो कितना हो जाएगा ये, 18 4 जा 72, 720/B प्लस 180, ये ज़्यादा आसान फंक्शन लग रहा है उल्टा। सो ये मेरा कॉस्ट है टोटल इसको बनाने का, विच इज़ टू बी मिनिमाइज्ड, और ये सब कुछ बी पे डिपेंड कर रहा है, तो विथ रेस्पेक्ट टू बी हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, विच इज़ टू बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, सो कॉस्ट फंक्शन बना दूं मैं इसको सी ऑफ बी करके। So we have cost function C of B equal to C of B, cost of which is dependent on the variable B, इक्वल टू, बोलो क्या बनाया, कुछ तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है वहां पे, जैसे बेस का कॉस्ट तो फिक्स है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 280 + 720/B, ये ब्रेड्थ पे बेस है, ओ सॉरी, प्लस प्लस 180B, राइट। ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू B, वी गेट C-B, C-B इक्वल टू 280 का तो जीरो लिखना ही नहीं, 720/B का बताओ, तो 720 × 1/B का क्या होता है, -1/B² और 180B का 180,
इसको सॉल्व करो। सो -720/b² + 180 एलसीएम लो। तो इधर ही ले लेता हूँ मैं, 180b² हो जाएगा प्लस 180b² होल डिवाइड बाय b²। इसको जीरो के इक्वेट करूंगा टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, सो पुटिंग C' B = 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। रखो। तो -720 + 180b² = 0, ये इधर जाएगा। तो 180b² की वैल्यू 720, ये 180 से 4 टाइम्स कट गया, तो b² की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू √4, यानी कि b क्या था, ब्रेड्थ था, तो प्लस और माइनस आएगा, लेकिन एक ही प्लस और माइनस आएगा, लेकिन -2 रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली b = 2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, इज द ओनली क्रिटिकल। ओके। अब आपसे क्या पूछा था, फाइंड द, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट भी निकालनी है बी की वैल्यू उसमें डाल के, है ना। ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मतलब पहले तो डबल डेरिवेटिव चेक करने के लिए, पर छोटा सा ही फंक्शन है। ये तो क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, अब चेक करना है कि ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम का पॉइंट है क्या। नाउ वी हैव, बोलो C' B तो है ना हमारे पास, क्या था बताओ, 720 था, -720, एक मिनट रुको, इस वाली फॉर्म में बोलो, इस वाली फॉर्म बिना एलसीएम लिए बोलो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -720/b², आगे प्लस 180, ओनली 180 बचा था ना, ताकि डेरिवेटिव करें तो 180 का तो 0 बने। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू b, वी गेट C'(b) = -720 एज इट इज, और b 1/b² का क्या होता है, -2/b³, और वो तो 0 हो ही गया। ठीक है, सो इट्स लाइक प्लस हो जाएगा, ये 720 का दुगना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 7 = 14, 1440/b³। विच, अब बी पॉजिटिव है, नहीं बी की वैल्यू डालनी है ऐसा ना, वैसे तो पॉजिटिव आएगा, बी पॉजिटिव ही माना था अपन, लेकिन फिर भी चलो इतनी सी बातें तो कर ही देते हैं। एंड C'' बी की वैल्यू क्या थी, 2, तो 1440/2 का क्यूब, यानी कि 8, 8 से डिवाइड करो, 1440/8, 8 1 = 8, 64, 8 8 60, 180 > 0, so यानी कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सो हेयर C'(2) is greater than 0, so b = 2 is the point of, b था ना, b = 2 is the point of minimum। मिनिमम कॉस्ट ही करनी थी, यानी कि मिनिमम कॉस्ट आएगी अगर उस पॉइंट पे अपन b की वैल्यू 2 ले लें तो, है ना। तो मिनिमम कॉस्ट भी चाहिए, है ना, एंड मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू, तो c एज ए फंक्शन ऑफ b क्या लिखा था बताओ, c एज ए फंक्शन ऑफ b ये था ना, 280/720/280 तो फिक्स थी, प्लस 720/b प्लस 180 नहीं 180b। अब इसमें c ऑफ b आ गया ना, तो अब आप c ऑफ 2 निकालो, ठीक है ना, दैट इज c ऑफ 2, 2 डालो इसमें, तो 280 तो एज इट इज, 720/2 प्लस 180 × 2, सो ये भी 360 हो गया, और वो भी 360 हो गया, तो 280 प्लस 360 प्लस 360 दो बार करेंगे तो 720, 720 में 280 जोड़ेंगे, ₹1000 इस द मिनिमम, 1000 रुपये में टैंक तैयार हो जाएगा आपका, कम से कम खर्चा यही लगेगा। ठीक है, तो क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला, कि अगर अपन डेप्थ फिक्स कर दें और एरिया भी फिक्स कर दें, मतलब वॉल्यूम ही फिक्स कर दिया अपन ने, वॉल्यूम 8 था, डेप्थ फिक्स कर दी 2, तो अब एरिया बचा L/B, तो L/B 4 करना है आपको। तो हम सोच रहे थे L/B 4 कैसे करें, तो बहुत सारे ऑप्शन है, 1 × 4 कर दो, 4 × 1 कर दो, 2 × 2 कर दो, 0.5 × 8 कर दो, बहुत सारे ऑप्शन है, लेंथ ही ले लो breadth। तो अगर अपन बराबर बराबर लेंगे, लेंथ भी 2, ब्रेड्थ भी 2, तब वो कॉस्ट मिनिमम आएगी, क्योंकि ब्रेड्थ 2 लिया था, हालांकि हमने लेंथ निकाली नहीं है इसमें, लेकिन लेंथ भी 2 ही निकलेगी, वो 4/b था, L = 4/b, तो 4/2 करेंगे तो वो भी 2 हो जाएगा, तो लेंथ भी 2, ब्रेड्थ भी 2, यानी जो भी एरिया है हमारा, उस एरिया में अपन लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके हमारा मिनिमम बनेगा। कहने का मतलब है कि बेस स्क्वायर बनाएंगे, बेस रेक्टेंगुलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि L × B तो बेस रेक्टेंगुलर बेस होता है, लेकिन L और B बराबर हो गए,
तो टैंक का जो बेस है वो स्क्वायर बेस बनाएंगे, ना कि रेक्टेंगुलर बेस बनाएंगे, तब जाके उसका खर्चा मिनिमम। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, पर अब तो काफी है। ठीक है, ज्यादा लोड हो जाएगा, नहीं तो कल देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। कर देते हैं डिलीट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। एंड वन मोर थिंग, अब अपन एक काम करते हैं, लेट्स टेक दैट क्वेश्चन बराबर से। इसमें क्या गलती कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन हमने छोड़ के आए थे बीच में, रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन नंबर। एक बार फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर मैं उसकी इमेजेस भी खोल देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। The two equal sides of an isosceles triangle, the two equal sides of an isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of, देखो भैया क्वेश्चन पहली लाइन से गलत था। हम फिक्स्ड बेस बी की रेट ऑफ चेंज लगा रहे हैं, जबकि वो तो फिक्स है। इक्वल साइड्स इस रेट से घट रही हैं, यानी कि हमने जो dB बाय dt लगाया था -3, वो गलत लगाया था। अरे ये तो फिक्स है ना, जब खुद कह रहा है फिक्स है तो वो घटेगी बढ़ेगी कैसे, फिक्स है भाई वो तो। ये नहीं करना है। इक्वल साइड्स जो हैं, जो अपन ने एक्स लगाया था ना dx बाई dt, उसकी वैल्यू है -3, ना कि dv बाई dt की वैल्यू -3। देखो, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस को एक बार काट दो। अब पढ़ो स्टेटमेंट को, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर डिक्रीजिंग। तो ये इक्वल साइड्स हैं जो इस रेट से कम हो रही है। अब मैं एक बार इमेजेस निकालता हूँ और गलती देखो हमारी क्या क्या है। 1 2 3, स्टार्टिंग से गलती है हालांकि, तो वो स्टार्टिंग से गलती तो सुनो। और फिर हमने विद रेस्पेक्ट टू इक्वल साइड इसको डिफरेंशिएट कर दिया, जबकि जो फिक्स है कांस्टेंट क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएट होता ही नहीं। इतनी सी ऐसी गलती हम कैसे कर सकते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएट होता है, फिक्स क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव जीरो बनेगा। ओके, देखो भैया देखो, इसी में मैं चेंजेस करके बताता हूँ आपको क्या गलती है। सबसे पहले तो बेसिक्स बेस बनाने थे, ये बी मान लिया, एक्स मान के थे, ये सब सही है, यहाँ तक बिल्कुल पूरा सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल पूरा सही है, नो चेंज एट ऑल। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज है हमारा ये। ठीक है, अब आओ देखो, इस पेज पे हमने ये रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ फिक्स्ड बेस लिखा है, ये गलत है। फिक्स्ड बेस नहीं घट रहा है, इक्वल साइड्स एक्स घट रही है। फिक्स्ड चीज कैसे घटेगी, फिक्स टू फिक्स होती है तो वो घटेगी कैसे। ये है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स डी बी नहीं है यहाँ पे, डी एक्स बाय डी टी है माइनस, पहली चीज ये। ठीक है, और अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे, यानी इसका एरिया निकालेंगे, तो अब अपन ने डी ए बाई डी टी जो किया, तो उसको अपन ने कैसे किया, अपन ने विथ रेस्पेक्ट टू बी किया है हर जगह, जबकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, जो चीज कम या ज्यादा हो रही है उसके रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होता है। बी तो फिक्स है बेचारा, बी तो फिक्स है, फिक्स बेस बी है ना। तो हमको विथ रेस्पेक्ट टू बी नहीं करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। ओके, तो फिर बी तो कांस्टेंट हो गया, बी बाय 4 एज इस बार आ जाएगा, तो यानी कि ये वाला पार्ट पूरा गलत है। इस वाले पार्ट की जगह मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ये पूरा गलत है। ठीक है, अच्छा, डी ए बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी ए बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ, इधर लिख देता हूँ, डी ए बाय डी टी को मैं लिख सकता हूँ, पहले आप डी ए को एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, और फिर डी एक्स बाई डी टी, एक्स को टी की रेस्पेक्ट, तो डी एक्स बाई डी टी की साफ साफ वैल्यू गिवन है -3, और ए को एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो चीज बदल रही है उसकी रेस्पेक्ट में। ये तो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन प्रोसीजर से पता चलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से किसको, जो एरिया फंक्शन अपन ने पीछे लिखा है, ये रहा, ये वाला, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पता चलेगा इसका, और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू -3 एज इट इज। ठीक है, डन, चलो करते हैं। हाँ जी, सो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो बी बाय 4 विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, √4x² बाय बी स्क्वायर को करना है बस आपको, तो 1/2 √4x² माइनस का बी स्क्वायर इनटू, अब अंदर जाके करेंगे तो अंदर वाले का चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे, तो बी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे पहले भी, अब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, 4x² हो जाएगा 8x। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा।
तो 4 2 जा 8 से 8 खत्म, ये बनता है बी एक्स डिवाइडेड बाय रूट 4x² माइनस का बी। ठीक है, ये आ गया मेरा डी ए बाई डी टी, ये आ चुका है मेरा डी ए बाई डी टी। अब डी ए बाई डी टी एट एट एक्स इक्वल टू बी, डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू बी, जो सेकंड थर्ड पेज पे कर रहे थे अपन का, ये तो वन सेकेंड, ये तो पूरा गलत किया हमने, ये तो करना ही नहीं है फिर। ठीक है, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन टू साइड्स आर इक्वल, डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू बी। तो ये फिर हमने इसमें एक्स की वैल्यू बी डाली थी, तो हमने गलत उसमें डाली थी ना, अब सही में डाल, तो सही में डाल देता हूँ मैं, डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू बी, पीछे ही लिख लो, पीछे ही आ जाओ, इसी में डाल देता हूँ। नाउ डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू बी, नाउ डी ए बाय डी टी एट एक्स इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू बी तो हालांकि हमने उसमें भी डाला था, बट इसमें भी डलेगा, इसमें अभी भी डालेंगे, पहले भी डाला था, लेकिन पहले तो गलत गलत एक्सप्रेशन में डाला था, डी ए बाई डी टी हमारा गलत है। अभी डी ए बाई डी टी हमने सही किया, क्योंकि हमने पहले डी ए बाई डी टी को विद रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट कर दिया था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना है। अगेन एंड अगेन सेइंग, फिक्स क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, वेरिएबल क्वांटिटी एक्स जो हमने मानी उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू बी, तो बी इंटू एक्स की वैल्यू भी बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x, एक्स की वैल्यू बी तो 4b² माइनस, so it's like b to be b square and 4b² 1 square 3b², 3b² का रूट करूंगा तो रूट 3 b हो जाएगा, b से b कट जाएगा, तो फिर ये क्या है, b बाय रूट 3। तो पहले क्या आ रहा था, कोई गलती है क्या, लेट मी सी, x की जगह मैंने b डाला, b² 4b² में से b बाई, जो आंसर क्या आ रहा था इसका, आंसर आ रहा था 2 का पंगा कट रहा था ना, रूट 3b आ रहा था, और हमारा क्या आ रहा है अभी, रूट रूट 3b आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है b बाय रूट 3, और उसका आ रहा है रूट 3b। क्या गलती हो रही है, रूट 3b आना चाहिए, मैंने 3 ऊपर बचना चाहिए। अच्छा तो हाँ 3, अरे डी ए बाई डी एक्स को तो सॉल्व किया है यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है ये तो डी ए बाई डी एक्स की ही वैल्यू है ना, एक मिनट रुको, फिर हमने डी ए बाई डी एक्स थोड़ा सा गलत निकाला, डी ए बाई डी टी गलत निकाला, ये तो केवल डी ए बाई डी एक्स की तो वैल्यू है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर से आपने एरिया फंक्शन को तो डिफरेंशिएट किया, डी एक्स बाई डी टी की कांस्टेंट वैल्यू तो लगाओ वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा इनटू -3, तो ये हो जाएगा -3b, इधर मैं -3 और लगा देता हूँ, डी ए बाई डी टी फाइनली है मेरा -3b, तो उधर भी -3 आएगा, इधर भी फिर क्या आएगा -3 आएगा, इधर भी क्या आएगा -3 आएगा, रूट 3 से -√3 टाइम्स कट जाएगा, फाइनली आंसर इज -√3। आपका आंसर मैच हो चुका है, डी ए बाई डी टी एट एक्स इक्वल टू बी -√3 भी है, तो उसमें जब आप उस फॉर्म में स्टेप्स लिखेंगे, रेट ऑफ, ये तो रेट ऑफ चेंज की फॉर्म में है, जब रेट ऑफ डिक्रीज लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे, जैसा हमने उसमें किया भी था यहाँ पे, माइनस जो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखा था, कि यहाँ पे ये तो गलत आ गया मेरा, इसीलिए क्या है मेरा आंसर अभी -√3 भी आया है, -√3 भी आया है। तो जब आपने ऐसे लिखा है तो आप माइनस लगाएंगे, जब लेकिन अब रेट ऑफ डिक्रीज करके कहेंगे तो फिर डिक्रीज में आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे √3b², दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन गलत पढ़ा, और उसके बाद फिर प्रोसीजर ही शुरू से गलत फॉलो किया। क्वेश्चन गलत पढ़ने में क्या है, दोनों चीजें, दो गलतियां हुई हमारी, इसको मैं बंद करता हूँ, मैं क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। दो गलतियां क्या हुई हमारी इस क्वेश्चन में, पहली गलती हुई कि हम फिक्स्ड बेस बी को डिक्रीजिंग मानने वाला, हम स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है, स्टेटमेंट हम यहाँ से पढ़ते हैं कि फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जबकि स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ो, यहाँ से जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिक्स्ड बेस बी तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको हटाओ तो आपको पता चलेगा इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग, नॉट फिक्स्ड बेस इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इक्वल साइड्स आर डिक्रीजिंग। और दूसरी चीज, फिक्स्ड चीज कभी डिक्रीज होगी नहीं, फिक्स तो फिक्स है, ये भी कॉमन सेंस की बात है। तीसरी चीज, जो फिक्स्ड है उसके रेस्पेक्ट में आप कैसे किसी को डिफरेंशिएट डी ए बाय डी बी कर रहे थे ना, वो नहीं होगा, क्योंकि बी तो फिक्स है, हम क्या कहेंगे
इसकी जगह क्या निकालेंगे हम, डी ए बाय डी एक्स निकालेंगे, एक्स की रेस्टोरेंट डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस जो गिवन चीज थी वो डी बी बाय डी टी नहीं थी, डी एक्स बाय डी टी थी, ये गिवन। तो दो चीजों की गलती थी, उसके बाद आंसर। चलिए तो फाइनली हम अभी तक का ये डाउट्स भी सॉल्व हो गया, चलो लगे यार अच्छा हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 तक इसमें कर चुके हैं। अब बचे हुए क्वेश्चंस में से आप एक बार छटनी करके मुझे एक बार ग्रुप में डालो कि हमारे 3 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको हमको पहले करना है, जितने भी ओवरऑल क्वेश्चन है, तो बाकी के क्वेश्चन फिर अपन कल की वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड